चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी इन्फॉर्म करवा करवा कर दिया गया था कि आज के सेशन का, आज की डिस्कशन का एजेंडा है कि जो हमारे करिकुलम में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड के साथ जितने स्टैंडर्ड्स अटैच्ड है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एरिया के अंदर हम जितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जितने अकाउंटिंग रूल्स वगैरह कवर करते हैं, उन सारे एरियाज को हम कॉन्सेप्चुअली क्विकली रिवाइज कर रहे होंगे। सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ओवरऑल टॉपिक की बात करूं तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक के अंदर कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को मिला जुला कर ये स्टैंडर्ड या ये चैप्टर आपको कवर करवाया जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एरिया में हम एक IAS 32 कवर करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशंस प्रोवाइडेड है, डेट और इक्विटी की क्लासिफिकेशन की बात की गई है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट है, ऑफसेटिंग और ट्रेजरी शेयर्स का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एरिया के अंदर जो सबसे मेजर स्टैंडर्ड है वो है हमारे पास IFRS 9, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, जिसमें तकरीबन आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एरिया का 70-80% पोर्शन कवर करते हो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इनिशियली सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर करना है, क्या क्लासिफिकेशन है, हेज अकाउंटिंग कैसे होगी, इम्पेयरमेंट कैसे होगा, डी रिकॉग्निशन कैसे होगी, A to Z तकरीबन सारी बातें हम IFRS 9 के अंदर कवर करते हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एरिया में कुछ और कनेक्टेड IFRS और इफ्रिक्स वगैरह भी मौजूद है, जैसे कि IFRS 7 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर्स के हवाले से, IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट के हवाले से। अब ये स्टैंडर्ड तो हमारे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ लिंक्ड है, क्योंकि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फेयर वैल्यू का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो फेयर वैल्यू की मेजरमेंट के लिए हम IFRS 13 देख रहे होते हैं। और फिर कुछ हमारे पास कनेक्टेड IAS और इफ्रिक्स वगैरह है, जैसे कि IAS 21 अफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स या लाइबिलिटीज फॉरेन करेंसीज में है तो उन फॉरेन करेंसीज के इम्पैक्ट को कैसे अकाउंट फॉर करना है, ये बात हम IAS 21 में पढ़ते हैं। IFRIC 16 हमें बताता है कि इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन ऑपरेशन की हेज अकाउंटिंग को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। IFRIC 19 हमें बताता है कि अगर हम कोई लाइबिलिटी सेटल करते हैं, अगर हम कोई लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश करते हैं बाय इशूइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो इसे किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। तो ये मल्टीपल स्टैंडर्ड्स और IFRICs को मिला जुलाकर ये हमारे पास एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक बनता है, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करे और दूसरी कंपनी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी क्रिएट कर रहा हो। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि एक कंपनी के परस्पेक्टिव से फाइनेंशियल एसेट है, दूसरी कंपनी के परस्पेक्टिव से या तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा या फिर इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर जब हम फाइनेंशियल एसेट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल एसेट में भी हमारे पास दो क्लासिफिकेशन या दो कैटेगरीज हो सकती है। वन इज डेट इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड वन इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जनरली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हो तो वो दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जनरली अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के लिए इक्विटी डेजिग्नेट हो तो दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी। एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट होगा, और एक कंपनी के लिए अगर इक्विटी है तो दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा। अब IFRS 9 फाइनेंशियल एसेट्स में डेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, किस तरह से इनिशियली और सब्सिक्वेंटली मेजर करना है, इसके लिए हमें मल्टीपल क्लासिफिकेशन मॉडल्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन मॉडल्स अवेलेबल है। वन इज अमोटाइज कॉस्ट, second is fair value through other comprehensive income and the third one is fair value through profit and loss। इसी तरह से फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हमारे पास दो क्लासिफिकेशन मॉडल्स हैं। वन इज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड द सेकंड वन इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करें तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में हमारे पास दो तरह से क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। वन इज अमोटाइज कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखिएगा, फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के केस में अमोटाइज कॉस्ट मॉडल कोई चीज नहीं होती, और फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, और इक्विटी के केस में कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो रही होगी।
अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन के रूल्स, कि फाइनेंशियल एसेट अगर डेट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो इनको इन तीन क्लासिफिकेशन मॉडल्स में किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा। सबसे पहले, अगर आपका फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो आपने ये देखना है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट आइदर हेल्प फॉर ट्रेडिंग तो नहीं है। अगर आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, अगर आपने किसी कंपनी की इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, तो क्या वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की नीयत से है, क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस वगैरह कमाने की नीयत से है। इफ यस, तो हेल्प फॉर ट्रेडिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए लाजिम है कि हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल ऑप्ट करेंगे। हम इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल के लिए क्लासिफाई करेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल में मेजर कर रहे होंगे। अगर हमने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, अगर हमने कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है लेकिन वो हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल की कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, या कोई बिजनेस सिनर्जीज वगैरह क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो यहां पर स्टैंडर्ड आपको एक ऑप्शन देता है। स्टैंडर्ड आपको ये ऑप्शन देता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो कि हेल्प फॉर ट्रेडिंग ना हो, इसे आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में भी क्लासिफाई कर सकते हो, इसे आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में भी क्लासिफाई कर सकते हो। आपको इनिशियल रिकॉग्निशन पे एक इररिवोकेबल ऑप्शन ऑप्ट करना होगा। अगर आप इनिशियल रिकॉग्निशन पे इररिवोकेबली अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्लासिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा कि ये ऑप्शन इररिवोकेबल है। वंस आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में लेकर आ जाते हो, तो सब्सिक्वेंटली इसे रिक्लासिफाई करके फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में नहीं ले जा सकते हो। तो अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट हेल्प फॉर ट्रेडिंग ना हो, कोई बिजनेस सिनर्जीज की इन्वेस्टमेंट है, कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो या तो हम इसे इररिवोकेबली फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्लासिफाई करेंगे, या फिर हम इस पे भी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ना हो, सर अगर फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो डेट इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, यहां पर एक और कैटेगरी भी निकलती है, दैट इज डेरिवेटिव्स, लेकिन डेरिवेटिव्स के हवाले से हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर हमने दो टेस्ट परफॉर्म करना है। हमने ये देखना है कि क्या हमारे फाइनेंशियल एसेट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एसपीपीआई सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। हमारे फाइनेंशियल एसेट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एसपीपीआई सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इफ यस, फिर आपने ये देखना है कि हमने इस फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट क्यों की है। अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को ही कलेक्ट करना हो, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के कैश फ्लोज को ही कलेक्ट करना हो, या दूसरे अल्फाजों में इस फाइनेंशियल एसेट को, इस डेट इन्वेस्टमेंट को मेच्योरिटी तक होल्ड करना हो, सर अब हम इस फाइनेंशियल एसेट को डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के तहत मेजर कर रहे होंगे। अगर फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हैं, और हमारा बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को ही कलेक्ट करना है, यानी कि डेट इन्वेस्टमेंट को मेच्योरिटी तक होल्ड करना है, इस डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में मेजर किया जाएगा। अगर डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हैं, और हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को भी कलेक्ट करना है, लेकिन साथ साथ फाइनेंशियल एसेट को सेल कर देना भी है, यानी कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज तो कलेक्ट करेंगे ही, लेकिन अगर हमें अच्छी कीमत मिल गई तो हम फाइनेंशियल एसेट को बेच भी सकते हैं। अगर हमें पैसों की जरूरत हुई तो हम फाइनेंशियल एसेट को बेच भी सकते हैं। इस सिनेरियो में इस डेट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्लासिफाई किया जाएगा। इस सिनेरियो में इस डेट इन्वेस्टमेंट को हम फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मेजर कर रहे होंगे। और अगर हमारे डेट इन्वेस्टमेंट या हमारे फाइनेंशियल एसेट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एसपीपीआई के ना हो, यानी कि हमारे फाइनेंशियल एसेट के जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं, फॉर एग्जांपल वो नेट गेन और लॉस के हैं, जैसे कि डेरिवेटिव्स में हो रहा होता है, या वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, कंपनी के शेयर्स की प्राइस के ऊपर, मार्केट में गोल्ड की प्राइस के ऊपर, या स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, या एसपीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह के ऊपर। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एसपीपीआई के ना हो, या फिर हमारा बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को कलेक्ट करना और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को कलेक्ट करने के साथ साथ फाइनेंशियल एसेट को सेल कर देना, ये दोनों ही बिजनेस मॉडल हमारे ना हो, तो अब हमारे पास रेजिडुअल कैटेगरी है, दैट इज डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, दैट इज डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन के रूल्स सिंपल से हैं। सबसे पहले देखो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है या डेट इन्वेस्टमेंट है। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट हेल्प फॉर ट्रेडिंग है, लाजिम है कि तुम इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रखोगे। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है, यानी कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई सिनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट, कोई बिजनेस सिनर्जीज की इन्वेस्टमेंट है, अब यहां पर ऑप्शन है कि या तो इसे इररिवोकेबली फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्लासिफाई करें,
या इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में क्लासिफाई करें। अगर फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है तो आपने देखना है कि क्या कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस एसपीपीआई प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के हैं और हमारा बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस को कलेक्ट करना है। इफ यस, इसे हम अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में क्लासिफाई करेंगे। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस एसपीपीआई के हैं और हमारा बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस को कलेक्ट करने के साथ साथ फाइनेंशियल एसेट को सेल कर देना भी है, इफ यस टू बोथ दिस आंसर्स, सर हम इस डेट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्लासिफाई करेंगे। और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस एसपीपीआई को रिप्रेजेंट ना करे या हमारे बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव्स इन दोनों में से ना हो, कोई तीसरा ही बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव हो, इसे हम रेजिडुअल कैटेगरी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में क्लासिफाई कर रहे होंगे। ये हमारे पास फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन के रूल्स हैं। अब फाइनेंशियल एसेट, डेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट अंडर डिफरेंट क्लासिफिकेशन मॉडल्स किस तरह से इनिशियली मेजर होगा, किस तरह से डिविडेंड, किस तरह से सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वगैरह होगी, ये सारी बातें आपको इस एक डायग्राम के अंदर, इस एक समरी के अंदर कवर करवाई जाएगी। देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में या तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है। डेट इन्वेस्टमेंट में या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या फिर अमोर्टाइज कॉस्ट। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। सबसे पहले बात करें इनिशियल मेजरमेंट की, तो याद रखिएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा स्टैंडर्ड है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसकी इनिशियल मेजरमेंट हमेशा फेयर वैल्यू पे होती है, जिसकी इनिशियल मेजरमेंट हमेशा फेयर वैल्यू पे होती है। अनलाइक आईएस 16, अनलाइक आईएस 2, अनलाइक आईएस 40, अनलाइक आईएस 38, उन सारे स्टैंडर्ड्स में आप एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया करते थे, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की इनिशियल मेजरमेंट हमेशा फेयर वैल्यू पे की जाती है। अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल है, अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल है, चाहे वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो, चाहे वो डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो, सिर्फ इन दो केसेस में हम ट्रांजिशन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर देंगे, सिर्फ इन दो केसेस में हम ट्रांजिशन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर देंगे। बाकी सारे केसेस में हम ट्रांजिशन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे होंगे। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजिशन कॉस्ट यानी कि ट्रांजिशन कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। अगर डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट है तो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजिशन कॉस्ट पे इनिशियल मेजरमेंट होगी यानी कि ट्रांजिशन कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी जाएगी। सब्सिक्वेंटली अपनी इन इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मेजर करना है, ये बात आपको नाम से ही अंदाजा हो जाएगा। जिन जिन के नाम में फेयर वैल्यू आ रहा है, जिन जिन के नाम में फेयर वैल्यू आ रहा है, उन्हें हम सब्सिक्वेंटली हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, उन्हें हम सब्सिक्वेंटली हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। और डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट के केस में हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे कर रहे होंगे। अब जिन जिन इन्वेस्टमेंट्स को तुम फेयर वैल्यू पे कैरी करोगे, तो ऑब्वियसली जब फेयर वैल्यू पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आओगे, जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यूएशन करोगे, तो फेयर वैल्यू का चेंज अराइज होगा, फेयर वैल्यू का गेन या लॉस अराइज होगा। इस फेयर वैल्यू के गेन या लॉस को कैसे रिकॉर्ड करना है, ये बात भी तुम्हें क्लासिफिकेशन मॉडल के नाम से ही अंदाजा हो जाएगा। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीआई में जाएगा। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस में फेयर वैल्यू का गेन और लॉस सिंपली पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। तो ये तो सारी वो बातें थी जो आपको क्लासिफिकेशन मॉडल के नाम से ही समझ आ जाती है, उनके नाम में ही देखकर वो ट्रीटमेंट नजर आ जाती है। अब कुछ एडिशनल बात करते हैं। थोड़ा लेटर स्टेज पे हम इंपेयरमेंट का जिक्र करेंगे। इंपेयरमेंट का जब हम जिक्र करेंगे तो आप पढ़ेंगे कि आईएफआरएस 9 में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। आईएफआरएस 9 में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की इंपेयरमेंट होती ही नहीं है। आईएफआरएस 9 में इंपेयरमेंट होती है डेट इन्वेस्टमेंट की। आईएफआरएस 9 में इंपेयरमेंट होती है डेट इन्वेस्टमेंट की। और डेट इन्वेस्टमेंट में भी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और अमोर्टाइज कॉस्ट की डेट इंपेयरमेंट होती है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस में इंपेयरमेंट नहीं की जाती है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस में इंपेयरमेंट नहीं की जाती है। इंपेयरमेंट लॉस चाहे डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे आए, चाहे डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे आए, इंपेयरमेंट आपका हमेशा पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। इंपेयरमेंट आपका हमेशा पीएनएल में रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या डेट इन्वेस्टमेंट्स किसी फॉरेन कंट्री में या किसी फॉरेन करेंसी में की हो। तो जब हम डेट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट को किसी फॉरेन कंट्री में या फॉरेन करेंसी में करेंगे तो वहां पर एफसीवाई का गेन और लॉस भी अराइज होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम आईएस 21 कनेक्ट करें तो आईएस 21 ये कहता है कि मॉनिटरी आइटम्स को आप हर साल के आखिर में फॉरेन करेंसी के हिसाब से लाजमी है कि रीमेजर करोगे, और जो भी फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा वो आपका पीएनएल में ही जाएगा। मॉनिटरी आइटम के केस में अपनी मॉनिटरी आइटम को हम लाजमी ईयर एंड पे अपडेटेड एक्सचेंज रेट पे लेकर आएंगे। जो भी फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा वो आपका सिंपली पीएनएल में जाएगा।
नॉन मॉनिटरी आइटम के केस में अगर तो नॉन मॉनिटरी आइटम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से फेयर वैल्यू पे मेजर हो रहा है, तो जिस दिन उसकी फेयर वैल्यू मेजर की गई है उसी दिन के एक्सचेंज रेट पे भी उसे रिट्रांसलेट करना पड़ेगा। और एक्सचेंज गेन और लॉस का इंपैक्ट वहीं जाएगा जहां पर फेयर वैल्यू का गेन और लॉस जाता है। जिस तरह से फेयर वैल्यू गेन और लॉस रिकॉर्ड करते हो, इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस नॉन मॉनिटरी आइटम पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये बात हम IAS 21 में डिस्कस करेंगे, लेकिन डेट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज मॉनिटरी आइटम। डेट इन्वेस्टमेंट्स मॉनिटरी आइटम्स होती हैं। तो डेट इन्वेस्टमेंट्स चूंकि मॉनिटरी आइटम्स हैं, इनको हम फॉरेन करेंसी गेन और लॉस के लिए ईयर एंड पे रिमेजर कर रहे होंगे। जो भी फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा वो सिंपली आपका P&L में रिकॉर्ड हो जाएगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन मॉनिटरी आइटम, लेकिन चूंकि ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू पे मेजर की जा रही है, तो इनका भी फेयर वैल्यू का गेन और लॉस अराइज होगा। और जब फेयर वैल्यू का गेन और लॉस अराइज होगा तो फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस भी कैलकुलेट करेंगे। जहां फेयर वैल्यू गेन और लॉस जाएगा वहीं फॉरेन करेंसी गेन और लॉस जाना है। तो अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस OCI में जाएगा। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस P&L में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर जब हम ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या डेट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो इस पे हमें डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम, कूपन इनकम अराइज होती है। जनरली इक्विटी के केस में हमें डिविडेंड रिसीव होता है और डेट के केस में हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। इन एनी केस, चाहे डिविडेंड हो चाहे इंटरेस्ट हो, ये डिविडेंड और इंटरेस्ट सारे क्लासिफिकेशन मॉडल्स में हमेशा P&L में ही रिकॉर्ड होगा। ये सारे क्लासिफिकेशन मॉडल्स में इंटरेस्ट या डिविडेंड का नंबर हमेशा P&L में ही रिकॉर्ड हो रहा होगा। देखिए, इक्विटी के केस में तो आपको डिविडेंड एज अ परसेंटेज दी होगी कि कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया, कंपनी ने 15% डिविडेंड दिया, कंपनी ने 20% डिविडेंड दिया। याद रखिएगा, डिविडेंड का अमाउंट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। डिविडेंड का अमाउंट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। जो भी डिविडेंड का रेट है उससे आप शेयर्स की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फेयर वैल्यू से नहीं, फेस वैल्यू से, जो शेयर्स की पार वैल्यू होती है। आपके पास डिविडेंड इनकम आएगी, डिविडेंड इनकम आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट के केस में P&L में रिकॉर्ड कर दोगे। डेट इन्वेस्टमेंट के केस में हम IRR कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जो भी IRR के हिसाब से आपकी इंटरेस्ट इनकम बनती है वो आपकी P&L में रिकॉर्ड हो रही होगी। एक चीज जो कि ICAP के एग्जाम में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो है डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L की इंटरेस्ट इनकम। ये ICAP का एग्जामिनर करता है। स्टैंडर्ड्स में इस तरह से ये बातें नहीं लिखी, लेकिन ICAP का एग्जामिनर एक ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा होता है जो आप भी एग्जाम की नौयत तक फॉलो कर सकते हैं। कि डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L के केस में ICAP का एग्जामिनर कूपन इनकम को IRR की इनकम को नहीं, कूपन की इनकम को P&L में रिकॉर्ड करता है। फेयर वैल्यू थ्रू P&L डेट इन्वेस्टमेंट के केस में ICAP का एग्जामिनर IRR कैलकुलेट ही नहीं करता, सिंपली जो भी कूपन के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम आती है उसे P&L में रिकॉर्ड कर देता है। और फिर जब साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाएगा तो वो फेयर वैल्यू का गेन और लॉस भी P&L में ही रिकॉर्ड हो रहा होगा। देन अगर फाइनेंशियल एसेट डी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट बात याद रखना, फाइनेंशियल एसेट को डी रिकॉग्नाइज करते वक्त पहले तुम उसे डी रिकॉग्निशन डेट पे रीमेजर करोगे। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू पे मेजर की गई है, तो डिस्पोजल डेट पे, डी रिकॉग्निशन डेट पे उसे फेयर वैल्यू पे लेकर आओगे। और फेयर वैल्यू का इंपैक्ट वही रिकॉर्ड होगा जो कि क्लासिफिकेशन मॉडल के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L है तो फेयर वैल्यू का गेन और लॉस P&L में जाएगा। अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो फेयर वैल्यू का गेन और लॉस OCI में जाएगा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेकर आ गए, अब आप इसे डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट कर देंगे। अगर डी रिकॉग्निशन के वक्त कुछ एडिशनल गेन और लॉस आता है, सारे केसेस में ये एडिशनल गेन और लॉस P&L में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, चाहे इन्वेस्टमेंट OCI हो या फेयर वैल्यू हो। पहले तुम अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाओगे, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस एज पर दी क्लासिफिकेशन मॉडल रिकॉर्ड होगा। फिर इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, डी रिकॉग्निशन पे जो गेन और लॉस आएगा वो आपका P&L में रिकॉर्ड होगा। प्रैक्टिकली ये उस वक्त अप्लाई होगा जब डी रिकॉग्निशन पे आप कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर कर रहे होंगे। अगर इन्वेस्टमेंट को बेचते वक्त हमें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, तो डिस्पोजल पे कोई एडिशनल गेन और लॉस आएगा, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का ही अमाउंट होगा और वो आपका P&L प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा। अगर डेट इन्वेस्टमेंट अमोटाइज कॉस्ट है, अगेन डी रिकॉग्निशन डेट पे पहले अमोटाइज कॉस्ट पे लेकर आओगे उस दिन तक की, और फिर इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज करोगे। जो भी डी रिकॉग्निशन गेन और लॉस आएगा वो P&L में रिकॉर्ड होगा।
और लास्ट चीज कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट डी रिकॉग्नाइज हो जाए, लास्ट चीज जब आपकी इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ हो जाए, तो हमारे पास ओसीआई में जो फेयर वैल्यू रिजर्व रखा हुआ है, ओसीआई में जो फेयर वैल्यू रिजर्व रखा हुआ है, इसका क्या होगा? देखिए, अगर डेट इन्वेस्टमेंट अमोटाइज कॉस्ट है तो कोई फेयर वैल्यू का रिजर्व होगा ही नहीं, क्योंकि अमोटाइज कॉस्ट मॉडल है। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो यहां पर भी कोई फेयर वैल्यू का रिजर्व होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वैसे ही आप फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ओसीआई में कोई रिजर्व पार्क ही नहीं हुआ। लेकिन अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, तो यहां पर ओवर द पीरियड आपने फेयर वैल्यू रिजर्व में कोई अमाउंट जमा किया होगा। डिस्पोजल के वक्त, डी रिकॉग्निशन के वक्त, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में जो भी फेयर वैल्यू का रिजर्व होगा, ये पीएनएल से रिसाइकल नहीं होगा, ये पीएनएल से रिसाइकल नहीं होगा। इसे हम डायरेक्टली इक्विटी या रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे। इसके लिए रिक्लासिफाई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसके लिए ट्रांसफर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में जो भी फेयर वैल्यू का रिजर्व होगा, उसे पीएनएल से रिसाइकल नहीं किया जाएगा, इक्विटी में या रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में जो भी फेयर वैल्यू का रिजर्व होगा, इस फेयर वैल्यू के रिजर्व को हम पीएनएल से रिसाइकल कर रहे होंगे, यानी कि रिजर्व के नंबर को पीएनएल में मतलब पीएनएल के थ्रू रूट कर रहे होंगे, पीएनएल में रिसाइकल कर रहे होंगे। ये हमारे पास फाइनेंशियल एसेट की सारी पॉसिबिलिटी की सारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एक जगह कंपाइल हो जाती है। अब हम आते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी पे। फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की ही क्लासिफिकेशन है, या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट होगी या फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होगी। लार्जली जो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही मेजर होती है। इन केस कि अगर आपके पास कोई डेरिवेटिव लायबिलिटी या हेल्प फॉर ट्रेडिंग लायबिलिटी है, या आप फेयर वैल्यू ऑप्शन के तहत अपनी लायबिलिटी को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में मेजर करना चाहते हैं, तो अगर कोई डेरिवेटिव लायबिलिटी हो, अगर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी हेल्प फॉर ट्रेडिंग हो, अगर किसी फाइनेंशियल लायबिलिटी को एज अ फेयर वैल्यू ऑप्शन आप ऑप्ट करना चाहें, तो आप फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में मेजर करेंगे। अदरवाइज लार्जली ज्यादातर फाइनेंशियल लायबिलिटीज आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में ही मेजर हो रही होगी। सर, इनकी मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IAS 16, IAS 20, IAS 40, IAS 2 से अलग है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की इनिशियल रिकॉग्निशन होती है फेयर वैल्यू पे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की इनिशियल रिकॉग्निशन होती है फेयर वैल्यू पे। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट है तो ट्रांजिशन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दोगे। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो ट्रांजिशन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दोगे। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में ट्रांजिशन कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का मतलब है कि आप फेयर वैल्यू से ट्रांजिशन कॉस्ट को माइनस कर रहे होंगे। फाइनेंशियल एसेट के केस में जहां ट्रांजिशन कॉस्ट कैपिटलाइज होती थी, वहां फेयर वैल्यू में ट्रांजिशन कॉस्ट ऐड कर दी जाती थी। फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में जहां पर ट्रांजिशन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, वहां पर फेयर वैल्यू से ट्रांजिशन कॉस्ट एडजस्ट यानी कि माइनस कर दी जाएगी। सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर करना है फाइनेंशियल लायबिलिटी को, ये नाम में ही लिखा है। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट है तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करेंगे। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। फेयर वैल्यू की गेन और लॉस का क्या होगा? सर, अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट है तो यहां पर फेयर वैल्यू का गेन और लॉस आएगा ही नहीं। और अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो यहां पर फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड होगा विद वन एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन क्या है? देखिए, अगर आपका सिनेरियो ये कहता है कि आपने एक फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रखा है और साल के आखिर में फेयर वैल्यू चेंज हो गई, फेयर वैल्यू बढ़ गई, फेयर वैल्यू कम हो गई, तो आपने सिंपली क्या करना है, फेयर वैल्यू के चेंज को पीएनएल में रिकॉर्ड कर देना है। लेकिन अगर आपको फेयर वैल्यू का चेंज बाइफरकेट करके दिया जाता है कि इतना मार्केट रेट की मूवमेंट का चेंज है, इतना क्रेडिट रिस्क की मूवमेंट का चेंज है, ये आपको बताता है कि इंटरेस्ट फ्री रेट में इतना चेंज आया और हमारे क्रेडिट स्प्रेड में इतना चेंज आया, तो अब इस सिनेरियो में मुझे फाइनेंशियल लायबिलिटी के फेयर वैल्यू के चेंज को दो हिस्सों में बाइफरकेट करना पड़ेगा। एक हिस्सा होगा कि मार्केट रेट की मूवमेंट की वजह से फेयर वैल्यू में कितना चेंज आया, एक हिस्सा होगा कि मेरी कंपनी के क्रेडिट रिस्क की मूवमेंट की वजह से फेयर वैल्यू में कितना चेंज आया। मार्केट रेट की वजह से फेयर वैल्यू में जो चेंज आएगा वो तो पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। मार्केट रेट की वजह से जो फेयर वैल्यू में चेंज आएगा वो तो पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। हमारी कंपनी के क्रेडिट रिस्क की वजह से, क्रेडिट रिस्क के चेंज होने की वजह से जो फेयर वैल्यू में चेंज आएगा, ये फेयर वैल्यू का चेंज ओसीआई में रिकॉर्ड हो रहा होगा। देखिए, फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लोन है, उस पे इंटरेस्ट है 8%,
और मार्केट में इंटरेस्ट फ्री रेट चल रहा है 5%, तो इसका मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट फ्री लोन है उसमें 5% का इम्पैक्ट इंटरेस्ट फ्री लोन का है, 3% का इम्पैक्ट आपके क्रेडिट रिस्क का है। साल के आखिर में वो कहता है कि मार्केट इंटरेस्ट फ्री रेट 5% से बढ़कर 6% हो गया और आपका क्रेडिट स्प्रेड 3% से बढ़कर 4% हो गया। तो पहले मैं क्या करूंगा कि पूरे अपडेटेड 10% के रेट पे फेयर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, 6 + 4। फिर मैं ये देखूंगा कि अगर मेरा स्प्रेड चेंज ना हुआ होता, सिर्फ इंटरेस्ट फ्री रेट चेंज हुआ होता, यानी कि इंटरेस्ट फ्री रेट 5% से 6% जाता और क्रेडिट स्प्रेड 3% से 3% ही रहता, तो कितना फेयर वैल्यू का इंपैक्ट आता। तो टोटल पहले फेयर वैल्यू का चेंज निकालेंगे, मार्केट रेट का इंपैक्ट अलग से निकालेंगे, मार्केट रेट का इंपैक्ट पीएनएल में चला जाएगा, क्रेडिट रिस्क का चेंज ओसीआई में चला जाएगा। सर फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी मॉनेटरी आइटम होती है और एज पर IAS 21 मॉनेटरी आइटम अगर फॉरेन करेंसी में है तो इसे ईयर एंड के एक्सचेंज रेट पे रीमेजर करेंगे, जो भी फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा दोनों ही केसेस में वो पीएनएल में चला जाएगा। और चूंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो यहां पर इंटरेस्ट इनकम नहीं आएगी, यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा और इंटरेस्ट एक्सपेंस यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड यूजिंग द IRR मेथड हम अपना पीएनएल में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो यहां तक हमने फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन, इनिशियल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वगैरह के रूल्स कवर किए। अब इक्विटी की अगर थोड़ी सी बात कर लें, देखिए इक्विटी के केस में बड़ी सिंपल सी बात है, इक्विटी के केस में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इक्विटी के केस में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। इक्विटी को आप इनिशियली मेजर करते हो फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे, फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे। जनरली इक्विटी इशू करके जो पैसा हम रेस कर रहे होते हैं वही हमारे लिए फेयर वैल्यू है। तो बेसिकली ट्रांजेक्शन प्राइस माइनस फेयर वैल्यू पे हम इक्विटी को मेजर कर देते हैं। फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन, जो भी पार वैल्यू है, जो भी हमारे शेयर्स की पार वैल्यू है, उस हद तक अमाउंट हम शेयर कैपिटल में ले जाते हैं। अगर पार वैल्यू से ज्यादा पैसे रिसीव किए हो तो एक्सेस अमाउंट शेयर प्रीमियम में चला जाता है। अगर पार वैल्यू से कम पैसा रिसीव किया हो तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो हमारा शेयर डिस्काउंट में चला जाता है। अगर हमने इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं और हम उस पर सब्सिक्वेंटली डिविडेंड देते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है वो पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है वो हमारा इक्विटी में रिटेन अर्निंग से पे किया जा रहा होता है। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रेजरी शेयर्स का। ट्रेजरी शेयर्स क्या होता है कि सर अगर एक कंपनी अपनी ही कंपनी के शेयर्स बायबैक कर ले, अगर एक कंपनी अपनी ही कंपनी के शेयर्स बायबैक कर ले तो इसको कहा जाता है ट्रेजरी शेयर्स। जनरली कंपनीज क्या करती है, अगर कंपनीज के पास एक्सेस कैश हो, फंड्स वगैरह ज्यादा हो जिसकी कंपनी को जरूरत नहीं है, तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को बायबैक करके अपने पास रख लेती है। तो कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को बायबैक करके जो अपने पास रख लिया, ये शेयर्स कहलाए जाते हैं ट्रेजरी शेयर्स। इसे आप अपनी बैलेंस शीट में नेगेटिव में शो कर रहे होते हो। भाई फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए तो 1 लाख का शेयर कैपिटल आ रहा होगा। फिर कंपनी ने 20,000 शेयर्स बायबैक कर लिए लेकिन उनको कैंसिल नहीं किया, तो वो हमारे पास एज अ ट्रेजरी शेयर्स रखे रहेंगे और इसको बैलेंस शीट में हम 1 लाख से 20,000 माइनस करके नेगेटिव में शो कर देंगे। याद रखिएगा इक्विटी की रीपर्चेस पे भी जो गेन और लॉस या जो बैलेंसिंग इंपैक्ट आएगा वो आपका पीएनएल में नहीं, वो आपका इक्विटी में ही एडजस्ट हो रहा होगा। तो ये एरिया को इतना ज्यादा एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक है जो कि एक अरसे में आईकेप का बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा करता था, लेकिन काफी टाइम से आईकेप ने इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा। दैट इज रेगुलर वे ट्रांजिशन, दैट इज रेगुलर वे ट्रांजिशन। अब ये रेगुलर वे ट्रांजिशन क्या है? रेगुलर वे ट्रांजिशन फाइनेंशियल एसेट की सेल परचेज को रिकॉर्ड करने का एक तरीकेकार है। फाइनेंशियल एसेट की सेल परचेज को अकाउंट फॉर करने का, रिकॉर्ड करने का एक मैकेनिज्म है रेगुलर वे ट्रांजिशन। वो फाइनेंशियल एसेट्स जो किसी रेगुलेटेड मार्केट में, जो किसी रेगुलेटेड मार्केट के अंदर सेल परचेस होता है, यानी कि ऐसी मार्केट जहां के डिलीवरी टर्म्स फिक्स्ड हैं, जहां के डिलीवरी टर्म्स फिक्स्ड हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज, एक स्टॉक एक्सचेंज पे डिलीवरी टर्म्स होते हैं। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पे डिलीवरी टर्म्स होते हैं T+2, यानी ट्रांजेक्शन 2 दिन बाद सेटल होती है। आज आप शेयर्स बाय करोगे तो आपको पैसे 2 दिन बाद देने, आपको शेयर्स 2 दिन बाद मिलेंगे। आज आप शेयर सेल करते हो तो 2 दिन बाद आपको पैसे मिलेंगे, 2 दिन बाद आपको शेयर्स की डिलीवरी देनी होगी। तो ऐसी मार्केट्स जहां पर डिलीवरी टर्म्स रेगुलेटेड हो, मार्केट रूल्स, मार्केट रेगुलेशंस, मार्केट कन्वेंशंस के तहत, इन मार्केट्स में अगर फाइनेंशियल एसेट्स की सेल परचेस हो रही है तो यूजिंग दी रेगुलर वे ट्रांजेक्शन स्टैंडर्ड हमें ऑप्शन देता है कि हम ट्रेड डेट अकाउंटिंग या सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, इन दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। अगर हम रेगुलेटेड मार्केट में जहां पर डिलीवरी टर्म्स रेगुलेटेड है, T+2, T+3, T+4, T+5, कुछ भी हो सकता है, T+1 हो सकता है,
तो ऐसी मार्केट्स में अगर फाइनेंशियल एसेट की सेल परचेस हो रही है तो ये रेगुलर वे ट्रांजिशन है, जिसको अकाउंट फॉर करने के लिए हम आइदर ट्रेड डेट अकाउंटिंग आइदर सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं। जो भी मेथड फॉलो करेंगे वो हमें कंसिस्टेंटली उन सारे फाइनेंशियल एसेट्स पे अप्लाई करना होगा। अब ट्रेड डेट अकाउंटिंग बड़ी सिंपल है। ट्रेड डेट अकाउंटिंग में क्या होगा, जिस दिन आपने एसेट को परचेज किया उसी दिन एसेट को रिकॉर्ड कर दोगे, जिस दिन आपने एसेट को सेल किया उसी दिन एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दोगे। ट्रेड डेट अकाउंटिंग में मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे पास शेयर्स की डिलीवरी कब आई, मैंने पैसे कब दिए, मैंने शेयर्स की डिलीवरी कब दी, मेरे पास पैसे कब आए। ट्रेड डेट अकाउंटिंग में, अच्छा किसी ने सवाल पूछा टी प्लस क्या मतलब, टी प्लस का मतलब होता है ट्रांजेक्शन डेट प्लस टू। जब मैं कहता हूं ना टी प्लस टू, तो इसका मतलब है ट्रांजेक्शन टी प्लस टू पे सेटल होगी कि ट्रांजेक्शन डेट से 2 दिन बाद सेटल होगी। तो टी प्लस टू इज ट्रांजेक्शन डेट प्लस टू, यानी कि 2 दिन बाद इसकी सेटलमेंट होगी। सर ट्रेडेड अकाउंटिंग में क्या मैं बात कर रहा था, ट्रेडेड अकाउंटिंग के केस में जिस वक्त मैं फाइनेंशियल एसेट बाय करूंगा उसी वक्त मैं उसे रिकॉर्ड कर दूंगा, इररिस्पेक्टिव कि उसकी सेटलमेंट कब हो रही है, इररिस्पेक्टिव कि मुझे पैसे कब देने, इररिस्पेक्टिव कि मुझे डिलीवरी कब मिलेगी। और सेल के केस में जिस वक्त मैं शेयर सेल करूंगा उसी वक्त मैं डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा, इररिस्पेक्टिव कि मुझे शेयर्स डिलीवर कब करने, इररिस्पेक्टिव कि मुझे पैसे कब मिल रहे होंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब एसेट को परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया एसेट को रिकॉर्ड कर लेंगे, जब एसेट को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। सेटलमेंट डेट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन अगेन आपको मैनेज करना है कि सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग कैसे चलेगी। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग के केस में हम जब एसेट को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हम एसेट को रिकॉर्ड नहीं करते, जब हम एसेट को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हम एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करते, बल्कि जिस वक्त हमारे पास शेयर्स की डिलीवरी आ रही हो या जिस वक्त हमारे पास से शेयर्स की डिलीवरी जा रही हो उस वक्त आपका एसेट रिकॉग्नाइज या डी रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर मैंने आज शेयर्स बाय किए लेकिन उनकी डिलीवरी 2 दिन बाद होगी तो मैं उनको 2 दिन बाद रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैंने आज शेयर्स किए उनकी सेटलमेंट 2 दिन बाद होगी तो मैं 2 दिन बाद उसे डी रिकॉग्नाइज करूंगा। अब ये भी कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज यहां पर अपने जहन में रखना कि तुम ट्रेड डेट अकाउंटिंग फॉलो करो या सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग फॉलो करो, दोनों केसेस में आपके बैलेंस शीट और पीएनएल का नेट इंपैक्ट हमेशा बराबर रहेगा। आपके बैलेंस शीट और पीएनएल का नेट इंपैक्ट हमेशा बराबर रहेगा, यानी जो गेन या लॉस या जो एसेट या लायबिलिटी तुम ट्रेड डेट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते वही इंपैक्ट सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में आ रहा होता। अब मुश्किलात कहां होगी, मुश्किलात वहां होगी कि आपने कोई एसेट परचेज किया और ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट के बीच में ईयर एंड आ गया, आपने कोई एसेट सेल किया और ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान में ईयर एंड आ गया, तो यहां पर आपको थोड़ा देखभाल की चीजों को मैनेज करना पड़ता है। यहाँ यहां पर आपको थोड़ा देखभाल की चीजों को मैनेज करना पड़ता है कि अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है तो ईयर एंड पे मैं उसे रीमेजर करके रीमेजरमेंट करूंगा, जो भी क्लासिफिकेशन मॉडल है। ट्रेड डेट अकाउंटिंग में तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट पे होगी तो आप उसे रीमेजर कर पाएंगे, लेकिन सेटलमेंट डेट में वो इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट पे ही नहीं होगी। तो रीमेजर करने के लिए हम कोई रिसीवेबल और इनकम वगैरह रिकॉर्ड कर रहे होंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे पास रिकॉर्डेड ही नहीं है। सेल करते वक्त ट्रेड डेट अकाउंटिंग में तो आपने ट्रांजेक्शन डेट पे डी रिकॉग्नाइज कर दिया होगा, ईयर एंड तक कोई इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट पे होगी नहीं। लेकिन सेटलमेंट डेट में आपने डी रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा तो ईयर एंड पे हो सकता है आपकी बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट आ रही हो जिसे आप ऑलरेडी बेच चुके हो। तो चूंकि मैं उसे बेच चुका हूं तब मैं उसे ईयर एंड की वैल्यूज पे रीमेजर या फेयर वैल्यूज पे नहीं लेकर आ रहा होगा। तो काफी टाइम से, पिछले मेरे ख्याल 8-10 अटेम्प्ट से एग्जामिनर ने इस टॉपिक को टेस्ट नहीं किया। आई डोंट नो, हो सकता है आने वाले वक्तों में टेस्ट कर ले, हो सकता है ना करे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम ट्रेडेड अकाउंटिंग और सेटलमेंट अकाउंटिंग में किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रहे होंगे। और ज्यादा ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब ट्रेडेड अकाउंटिंग सेटलमेंट अकाउंटिंग के साथ फॉरेन करेंसी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यानी आपने कोई इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी में कर रखी है और वहां पर आपसे ट्रेडेड अकाउंटिंग और सेटलमेंट अकाउंटिंग करवा रहा है, तो अब यहां पर आपको थोड़ा और कॉशियस रहना पड़ता है। फेयर वैल्यू की गेन और लॉसेस के साथ साथ फॉरेन करेंसी की गेन और लॉसेस को भी अकाउंट फॉर करना पड़ता है। रूल अपने जहन में ये याद रखिएगा कि फॉरेन करेंसी गेन और लॉस सिर्फ ही उन्हीं एसेट्स या लायबिलिटीज पे रिकॉर्ड होता है जो बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट करती हैं। जो एसेट या लायबिलिटी बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट करती हैं, रिकॉर्डेड है, उन्हीं पे फॉरेन करेंसी गेन और लॉस आएगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट या आपने अपनी बैलेंस शीट पे रिकॉग्नाइज नहीं की या बैलेंस शीट से डी रिकॉग्नाइज नहीं की, उन पे फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस अराइज नहीं हो रहे होंगे। और अगेन ये थोड़ा ऐसा एरिया है क्योंकि कॉन्सेप्चुअली इतना अच्छा समझ नहीं आएगा,
सिर्फ थ्योरी डिस्कस करके, लेकिन अगर आपने एक आधा सवाल इसका देखा है तो ये आपको मैनेज हो जाएगा। सर इसके बाद फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी की क्लासिफिकेशन के हवाले से कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन है जिसको मैं वर्बली करता हूं। देखिए, जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमने कहा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो वो दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट होगी, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर एक कंपनी के लिए इक्विटी है तो वो दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। लेकिन सवाल ये क्रिएट होता है कि अगर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में इस तरफ वाली पार्टी हूं, मैं ट्रांजेक्शन के इस साइड पे हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने पास फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है या इक्विटी रिकॉर्ड करना है? हाउ डू आई डिटरमाइन कि मैं अपने पास जो फंड्स ले रहा हूं, जो मेरे पास कैश आ रहा है, उसे मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी के नाम पे क्रेडिट करूं या इक्विटी के नाम पे क्रेडिट करूं? तो यहां पर स्टैंडर्ड कहता है, यहां पर आपने स्टैंडर्ड ये कहता है कि हमें सब्सटेंस को फॉलो करना है, हमें लीगल फॉर्म को फॉलो नहीं करना। हम सब्सटेंस के हिसाब से आने वाले पैसों, आने वाले फंड्स की क्लासिफिकेशन एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी कर रहे होंगे। देखिए, दोनों के रूल्स आप पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज को हम लायबिलिटीज में शो करते हैं, एदर करंट या नॉन करंट। इक्विटी को हम इक्विटी में शो करते हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी पे जो इंटरेस्ट आता है वो पीएनएल में रिकॉर्ड होता है। इक्विटी पे जो डिविडेंड दिया जाता है इसे हम पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि रिटेन अर्निंग से पे करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन बड़ी जरूरी है कि आप प्रॉपर्ली फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्लासिफाई करें। आसान सी तरीकेकार ये है कि इक्विटी की आप डेफिनेशन देखें। इक्विटी की डेफिनेशन ये है कि इक्विटी रिप्रेजेंट्स द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ द लायबिलिटीज। यानी आप सिंपली यूं देखो कि यार मैं जो पैसा ले रहा हूं, क्या मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है इनको रिपे करना? क्या मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है इनको रिपे करना? इफ यस तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इफ यस तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और अगर मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है उनको पैसे रिपे करना, हाँ उनका कंपनी में हिस्सा है, उन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, लेकिन उनका कंपनी में रेजिडुअल इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है अब हम अपने पास इक्विटी रिकॉर्ड कर रहे होंगे, अब हम अपने पास फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। एग्जाम्पल से अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, देखें, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की एग्जांपल से समझूं तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास रिडीमेबल हो सकते हैं, इरिडीमेबल हो सकते हैं, कन्वर्टेबल हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल हो सकते हैं। बहुत तरह से प्रेफरेंस शेयर्स की क्लासिफिकेशन हो सकती है। प्रेफरेंस शेयर्स लीगली इक्विटी माने जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स लीगली इक्विटी माने जाते हैं, लेकिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं सब्सटेंस की बेसिस पे, लीगल फॉर्म की बेसिस पे नहीं। तो एक इंस्ट्रूमेंट लीगली इक्विटी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप उसका सब्सटेंस देखते हो। अगर मैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि ये फ्यूचर में कभी ना कभी रिडीम होंगे, कभी ना कभी मुझे पैसे वापस देने पड़ेंगे। यानी ये फ्यूचर में रिडीम होंगे, कभी ना कभी पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब है मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है सामने वाले को पैसा वापस करने की। तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज होंगे, ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज होंगे। और अगर मैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि मैं कभी भी इसको रिडीम नहीं करूंगा अनलेस कि मैं वाइंडिंग अप में चला जाऊं। वाइंडिंग अप के केस में तो पैसा देना ही पड़ेगा, लेकिन वाइंडिंग अप से पहले मैं इसको रिडीम नहीं करूंगा, मैं इसे रिपे नहीं करूंगा। तो इसका मतलब है अब यहां मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है पैसा वापस करने की। तो अब चूंकि यहां पर मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है पैसा वापस करने की, तो इसे हम इक्विटी के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे, इसे हम इक्विटी के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और अकॉर्डिंगली अगर एक फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड किया तो इस पे आने वाला इंटरेस्ट पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, अगर इक्विटी रिकॉर्ड किया तो इस पे आने वाला डिविडेंड रिटेन अर्निंग से एडजस्ट होगा, रिटेन अर्निंग से पे किया जाएगा। अब यहां पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है वो है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आम हालात में जब आप एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो, लोगों से या पब्लिक से या किसी कंपनी से पैसा लेते हो, आप बहुत सारी चीजों को देखकर उसे आइदर फाइनेंशियल लायबिलिटी या आइदर इक्विटी, इन दोनों में से किसी एक जगह डेजिग्नेट कर देते हो। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें लायबिलिटी और इक्विटी दोनों के कलर्स मौजूद होते हैं, जिसमें लायबिलिटी और इक्विटी दोनों के फीचर्स मौजूद होते हैं। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये लायबिलिटी भी है, इक्विटी भी है, इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का कंपाउंड है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कन्वर्टेबल लोन। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कन्वर्टेबल लोन। अगर आपने किसी से लोन लिया और सामने वाले को ये ऑप्शन दिया
कि भाई तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझसे पैसे ले लेना, तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरी कंपनी के शेयर्स ले लेना, तो कन्वर्टेबल लोन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बेहतरीन मिसाल है। हो सकता है वो मुझसे फ्यूचर में पैसे मांग ले, मुझे पैसे वापस करने पड़े, यानी कि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। हो सकता है वो मुझसे फ्यूचर में पैसे ना मांगे, मुझसे मेरी कंपनी के शेयर्स मांगे, तो ये फिर इक्विटी भी हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि कन्वर्जन फीचर फिक्स्ड है, कन्वर्जन फीचर वेरिएबल है, कन्वर्जन होगी ही होगी, यानी कन्वर्जन मैंडेटरी है, कन्वर्जन ऑप्शनल है। कन्वर्जन ऑप्शनल है तो होल्डर के पास ये ऑप्शन है या बोरोवर के पास ये ऑप्शन है, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज का जिक्र करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी यह है कि मैंने आपको लोन दिया और आपसे कहा कि आपका दिल करे तो मुझसे पैसे वापस ले लीजिएगा, और आपका दिल करे तो आप मुझसे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स वापस ले सकते हैं। फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, मेरे लफ्जों पे ध्यान देना, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स। क्योंकि अगर मैं आपसे लोन ले रहा हूं और आपको यह कह रहा हूं कि फ्यूचर में आप मार्केट प्राइस के हिसाब से मेरी कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं, तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। देखें, मैं आपसे 5 मिलियन का लोन लूं और आपसे कहूं कि आप 5 साल बाद मेरी कंपनी के 2 लाख शेयर्स ले सकते हो, तो मैंने 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स कर दिए। ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मैं आपसे 5 मिलियन का लोन लूं, 50 लाख रुपए का लोन लूं, और मैं आपसे कहूं 5 साल बाद आप मुझसे 50 लाख भी ले सकते हैं, या 5 साल बाद 50 लाख की वैल्यू के हिसाब से जितने भी शेयर्स बनेंगे मार्केट प्राइस के हिसाब से उतने मैं आपको शेयर्स दे दूंगा। ये इक्विटी, ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये प्योरली फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर कन्वर्जन फीचर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, यानी कन्वर्जन के वक्त शेयर्स की मार्केट प्राइस के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड होंगे, ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये सिंपली फाइनेंशियल लायबिलिटी है। जहां कन्वर्जन रेशियो फिक्स कर दिया जाए कि आज इतने लोन के अगेंस्ट फ्यूचर में एक्स नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, 1 लाख शेयर्स मिलेंगे, 2 लाख शेयर्स मिलेंगे, 5 लाख शेयर्स मिलेंगे, दिस नाउ बिकम्स अ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के केस में क्या होता है, हमें स्प्लिट अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ती है, हमें स्प्लिट अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ती है। यानी कि हम अपने इस इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी और लायबिलिटी कंपोनेंट में बाइफरकेट कर देते हैं। कैसे? हम अपने फ्यूचर कैश फ्लोज की प्योर लायबिलिटी के रेट से डिस्काउंटिंग करते हैं। देखिए, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 11%, यानी मैं मार्केट में लोन लेने जाऊं मुझे 11% पे लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसा लोन इशू कर रहा हूं जिसमें मैं सामने वाले को कन्वर्जन फीचर दे रहा हूं, तो कन्वर्जन फीचर होने की वजह से अब मैं आपको 11% मार्कअप नहीं दूंगा, मैं आपको 11% से कम मार्कअप दूंगा। अगर मैं नॉर्मल बैंक से लोन 11% के मार्कअप पे ले सकता हूं, लेकिन मैं आपको लोन आपसे ले रहा हूं और आपको कन्वर्जन फीचर दे रहा हूं, तो अब मैं आपको इंटरेस्ट लाजिम है कि कम दूंगा, 9% दूंगा, 8% दूंगा, 10% दूंगा, लेकिन 11% से कम इंटरेस्ट दूंगा। अब हमने क्या करना है, हमने फ्यूचर कैश फ्लोस रखना है। हमने देखना है कि अगर सिर्फ ये लायबिलिटी होता, इसमें कोई कन्वर्जन फीचर ना होता, तो फिर रेट कितना होता, हमारे एग्जाम्पल में 11%। हम फ्यूचर कैश फ्लोस की 11% से डिस्काउंटिंग करेंगे। जो भी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आएगी फ्यूचर कैश फ्लोस की लायबिलिटी के इंटरेस्ट रेट से, वो हमारा लायबिलिटी कंपोनेंट बन जाएगा। टोटल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू से, टोटल इंस्ट्रूमेंट की प्राइस से हम लायबिलिटी कंपोनेंट को माइनस करेंगे, हमारे पास बैलेंसिंग इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा। अब इक्विटी कंपोनेंट जो आपके पास आया वो आपकी इक्विटी में चला गया, लायबिलिटी कंपोनेंट आपने लायबिलिटी क्रेडिट कर दी। अब इस लायबिलिटी कंपोनेंट के आप अनवाइंड करोगे, लायबिलिटी कंपोनेंट से आप एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाओगे, जिसपे आप लायबिलिटी के रेट से इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, कूपन पे कर रहे होंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे। रिडेम्पशन डेट पर, कन्वर्जन डेट पर आपके पास लायबिलिटी कंपोनेंट ग्रॉस्ड अप हो गया होगा, फुल वैल्यू पे आ गया होगा। अगर सामने वाला आपसे कहता है कि मुझे पैसे वापस कर दो, बहुत आसान है, लायबिलिटी डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटी डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे। अगर सामने वाला मुझे कहता है कि मुझे शेयर्स इशू कर दो, बहुत आसान है, लायबिलिटी डेबिट कर देंगे, शेयर्स कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे। डे वन पे जो हमने इक्विटी कंपोनेंट इक्विटी में रिकॉर्ड किया, ये तो इक्विटी में चला गया। अब लायबिलिटी कंपोनेंट के साथ खेलेंगे, ओवर द टर्म ऑफ द लोन उसको अनवाइंड कर रहे होंगे यूजिंग द अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। यानी कि हम एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे जिसके हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस, कूपन की पेमेंट वगैरह रिकॉर्ड होगी और लायबिलिटी वक्त के साथ साथ आपकी अनवाइंड होती जाएगी। फिर जब रिडेम्पशन या कन्वर्जन का वक्त आएगा, दो बातें, या तो सामने वाला कहेगा मुझे पैसे दे दो, यानी कि कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, आप लायबिलिटी डेबिट कैश इन बैंक क्रेडिट कर देंगे। या सामने वाला कहेगा मुझे शेयर्स दे दो जैसा तुमने वादा किया था, बहुत आसान है, लायबिलिटी डेबिट
शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास अर्ली कन्वर्जन या अर्ली रिपर्चेज की नौबत आ जाए। अर्ली कन्वर्जन या अर्ली रिपर्चेज की नौबत आ जाए। पहले आसान वाला एरिया डिस्कस करते हैं, अर्ली कन्वर्जन। हमने 5 साल का लोन दिया था, 2 साल बाद ही उसको कन्वर्ट करवा दिया, 3 साल बाद ही उसको कन्वर्ट करवाना पड़ गया। इस सिनेरियो में क्या करेंगे? जो भी लायबिलिटी की वैल्यू आ रही है, जो भी लायबिलिटी की उस वक्त पे अमोर्टाइज कॉस्ट वगैरह आ रही है, उतनी अमाउंट से ही आप लायबिलिटी को डेबिट करके शेयर्स इशू कर देंगे। उतनी अमाउंट से आप लायबिलिटी को डेबिट करके शेयर्स इशू कर देंगे। लेकिन अगर आपने अपने इनिशियल वादे से थोड़े ज्यादा शेयर्स इशू किए, इनिशियली वादा किया था 1 लाख शेयर्स का, और कन्वर्जन के वक्त आप 5,000 शेयर्स या 200 शेयर्स ज्यादा इशू कर रहे हैं, तो जो एडिशनल शेयर्स इशू होंगे वो आपके पीएनएल में एक्सपेंस आउट होंगे, वो आपके पीएनएल में एक्सपेंस आउट होंगे। लेकिन जो ओरिजिनली शेयर्स का वादा किया था और उन्हीं को अगर अर्ली कन्वर्ट कराया जा रहा है, हमें किसी चीज की फेयर वैल्यूज वगैरह देखने की जरूरत नहीं। मैं ये देखूंगा मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी उस दिन पे कितनी आ रही है, उतनी अमाउंट से लायबिलिटी डेबिट करके शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर दूंगा। किसी ने सवाल पूछा कि सर अगर नॉर्मल सिनेरियो चल रहा है और कन्वर्जन होती है या कन्वर्जन नहीं होती, आपने कहा लायबिलिटी से पे कर दें या लायबिलिटी से शेयर्स इशू कर दें, तो जो आपने इक्विटी कंपोनेंट डे 1 पे रिकॉर्ड किया था, इसका क्या करेंगे? सर वो इक्विटी कंपोनेंट आपके इक्विटी में ही रहेगा, रिटेन अर्निंग में क्लोज करना हो रिटेन अर्निंग में क्लोज कर दें। ये जो इक्विटी कंपोनेंट हमने डे 1 पे रिकॉर्ड किया था, ये हमारी इक्विटी में ही रहेगा, रिटेन अर्निंग जनरल रिजर्व में क्लोज कर सकते हैं, रहेगा वो इक्विटी में। रिडेम्पशन या एक्सरसाइज के वक्त अगर रिडेम्पशन हो रही है तो लायबिलिटी से पे हो जाएगा, अगर एक्सरसाइज हो रहा है तो लायबिलिटी से शेयर्स इशू हो जाएंगे। इन केस कि अगर अर्ली रिपर्चेज हो रही है, यहां पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है। हम ये देखते हैं कि यार अर्ली रिपर्चेज के वक्त हम सामने वाले को क्या पे कर रहे हैं, हम अर्ली रिपर्चेज के वक्त सामने वाले को क्या पे कर रहे हैं। ये हमारे पास कोई ना कोई प्रोसीड्स होंगी। अब जो हम सामने वाले को पे कर रहे हैं वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिपर्चेज करने के लिए पे कर रहे हैं, यानी कि हम उससे लायबिलिटी भी वापस ले रहे हैं, यानी कि हम उससे इक्विटी भी वापस ले रहे हैं। अगर अर्ली रिपर्चेज हो रही है तो इसका मतलब है कि तुम पैसे देकर अपनी इक्विटी और लायबिलिटी कंपोनेंट को रिपर्चेज कर रहे हो। तो जो रिपर्चेज प्राइस है ना, जो रिपर्चेज प्रोसीड्स है ना, उससे भी तुम्हें दो हिस्सों में तोड़ना पड़ता है कि कितनी रिपर्चेज प्राइस लायबिलिटी कंपोनेंट को बायबैक करने के लिए थी, कितनी रिपर्चेज प्राइस इक्विटी कंपोनेंट को बायबैक करने के लिए थी। और रिपर्चेज प्राइस को लायबिलिटी और इक्विटी को मैं बाइफरकेट करने का वही रूल है जो हमने डे 1 पे सेपरेशन का रूल फॉलो किया था। यानी कि मैं रिपर्चेज डेट पे देखूंगा कि जो लायबिलिटी में रिपर्चेज कर रहा हूं उस वक्त के मार्केट रेट के हिसाब से उस लायबिलिटी की क्या प्राइस है। यानी सिंपल, जिस वक्त आप रिपर्चेज कर रहे हो उस वक्त फ्यूचर कैश फ्लोज की लायबिलिटी के रेट से डिस्काउंटिंग कर दें तो आपके पास लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। जो भी आपकी रिपर्चेज प्राइस है उससे लायबिलिटी की प्राइस माइनस करें, जो बैलेंसिंग है वो इक्विटी की प्राइस आ जाएगी। जिस तरह से डे 1 पे आने वाले पैसों को तुमने इक्विटी और लायबिलिटी में बाइफरकेट किया था, उसी त, उसी तरह से आपने रिपर्चेज प्राइस को भी इक्विटी और लायबिलिटी में बाइफरकेट करना। अब रिपर्चेज प्राइस को बाइफरकेट करने के बाद लायबिलिटी के लिए जो पे किया, तो लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, गेन और लॉस पीएनएल में चला जाएगा। और इक्विटी के लिए जो पे किया, इक्विटी डेबिट, इक्विटी रिजर्व्स वगैरह डेबिट होंगे, कैश एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कोई गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं होगा। किसी ने सवाल पूछा सर ये लायबिलिटी हमेशा अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर होगी? 99% केसेस में ये लायबिलिटी हमेशा अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही मेजर होगी। देखो ये एक ऐसी लायबिलिटी है जिसको आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, जिसको आप मार्केट में बेच नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी कंपनी की स्पेसिफिक लायबिलिटी है जहां पर आपने सामने वाले को वादा किया है कि मेरी कंपनी के शेयर्स भी ले सकते हो। तो ये लायबिलिटी 99.99% केसेस में अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही मेजर होगी। यहाँ पर फेवरेबल थ्रू पीएनएल रेयरली आ जाए तो आ जाए, लेकिन यहाँ पर फेवरेबल थ्रू पीएनएल नहीं होगा। ये हमारे पास ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। अब हम आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मॉडिफिकेशन और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखिए मेरे और आपके दरमियान एक डेट है, मैंने आपसे पैसे लिए या आपने मुझसे पैसे लिए, हम दोनों के दरमियान एक डेट कॉन्ट्रैक्ट है। मैं लेंडर हो सकता हूं, मैं बोरोवर हो सकता हूं, आप लेंडर हो सकते हैं, आप बोरोवर हो सकते हैं। जब भी हम कोई डेट एग्री करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ कैश फ्लोज डिसाइड करते हैं कि भाई इतने साल का लोन होगा, इतना मार्कअप दिया जाएगा, इतना कूपन दिया जाएगा, इतनी इतनी रिपेमेंट की जाएगी। सब्सिक्वेंटली
मेरी सिचुएशन या आपकी सिचुएशन, दोनों में से किसी की सिचुएशन ऐसी हो कि हमें अपनी डेट को रिस्ट्रक्चर करना पड़े, हमें अपनी डेट को रिस्ट्रक्चर करना पड़े, तो यहां पर आपके पास मॉडिफिकेशन या रिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होता है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे और आपके दरमियान एक डेट है। लेट्स से मैंने आपको लोन दिया है, तो मेरे लिए वो फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। वाइस वर्सा भी हो सकता है। हम डेट एग्री करते वक्त कुछ कैश फ्लो डिसाइड कर रहे होंगे, कुछ इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर रहे होंगे, कुछ रीपेमेंट डिसाइड कर रहे होंगे, कुछ टिन्योर या टाइम डिसाइड कर रहे होंगे। सब्सिक्वेंटली हमने उस डेट के कैश फ्लोज को मॉडिफाई किया, हमने उस डेट के कैश फ्लोज को रिस्ट्रक्चर किया, तो हमारे पास रिस्ट्रक्चरिंग मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा। अब इस सिनेरियो में मेरे लिए ये मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट है, आपके लिए ये मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी है। लेंडर के लिए ये मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट हो रही है, बोरोवर के लिए ये मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी हो रही है। दोनों के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग है, दोनों के लिए ट्रीटमेंट को हमने कवर करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट की मॉडिफिकेशन की, क्योंकि ये आसान है। फाइनेंशियल एसेट की मॉडिफिकेशन के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि जो भी मॉडिफाइड कैश फ्लोज हैं, जो भी मॉडिफाइड कैश फ्लोज हैं, उनकी डिस्काउंटिंग करेंगे ओरिजिनल आईआरआर से, उनकी डिस्काउंटिंग करेंगे ओरिजिनल आईआरआर से। यानी कि आपने मॉडिफाइड कैश फ्लोज की ओरिजिनल आईआरआर से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, आपके पास एक नंबर आ गया। आप इसे कंपेयर करोगे अपने फाइनेंशियल एसेट की एग्जिस्टिंग कैरिंग वैल्यू से, और अपने फाइनेंशियल एसेट की कैरिंग वैल्यू को इस रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ जाओगे। जो भी मॉडिफिकेशन गेन या लॉस आएगा, जो भी मॉडिफिकेशन गेन या लॉस आएगा, ये आपका पीएनएल में एज अ इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। सिंपल। फाइनेंशियल एसेट की मॉडिफिकेशन में मैं अपने फ्यूचर मॉडिफाइड कैश फ्लोज की ओरिजिनल आईआरआर से डिस्काउंटिंग करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, अपने फाइनेंशियल एसेट की एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट या अमोर्टाइज कॉस्ट को इस रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊंगा। जो भी मॉडिफिकेशन गेन या लॉस आएगा वो हमारा पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा। स्टेप वन। स्टेप टू, अगर इस मॉडिफिकेशन के नतीजे में हमने कोई मॉडिफिकेशन फी पे या रिसीव की है, तो जो भी हमने रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, इस रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू के अंदर इस मॉडिफिकेशन फी को हम कैपिटलाइज कर देंगे, हम कैपिटलाइज कर देंगे। यानी कि अगर हमने पे किया है तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा, अगर हमने रिसीव किया है तो कैश डेबिट एसेट क्रेडिट हो जाएगा। अब जब आप मॉडिफिकेशन फी पे या रिसीव करोगे और इसे रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू में डेबिट या क्रेडिट करोगे, तो आपका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल चेंज हो जाएगा। आपको यहां पर एक नया आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको यहां पर एक नया आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इस मॉडिफिकेशन फी का इंपैक्ट भी इस वैल्यू में चला गया है, तो आपको नया आईआरआर कैलकुलेट करके इस मॉडिफिकेशन फी को भी ओवर द ईयर अमोर्टाइज या अनवाइंड करना पड़ेगा। देखो, स्टेप वन में मैं मॉडिफिकेशन फी और रिसीव को नहीं देख रहा, मैं मॉडिफिकेशन फी पेड या रिसीव को नहीं देख रहा, मैं सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लोज को देख रहा हूं। फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यूजिंग द ओरिजिनल आईआरआर, एग्जिस्टिंग कैरिंग वैल्यू को इस रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊंगा, जो मॉडिफिकेशन गेन और लॉस आएगा वो पीएनएल में चला जाएगा। मेरा फाइनेंशियल एसेट इस प्रेजेंट वैल्यू पे आ गया, और जो आईआरआर है वही इस फाइनेंशियल एसेट का आईआरआर है। अगर तो कोई मॉडिफिकेशन फी पे या रिसीव नहीं की, कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर कोई मॉडिफिकेशन फी पे या रिसीव की गई है, तो इस मॉडिफिकेशन फी को इस रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू से एडजस्ट करेंगे। अगर पे की है तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा, अगर रिसीव की है तो कैश डेबिट एसेट क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको एक नया आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। नया आईआरआर क्यों? जो कि नई कैरिंग अमाउंट को, जो कि प्रेजेंट वैल्यू प्लस माइनस मॉडिफिकेशन फी थी, इस नई कैरिंग अमाउंट को ओवर द ईयर प्रॉपर अमोर्टाइज करे, प्रॉपर फ्यूचर वैल्यू तक, प्रॉपर फ्यूचर रिडेम्पशन वैल्यू तक लेकर जा रहा हो। जनरली अकाउंटिंग के पेपर में आपसे आईआरआर कैलकुलेट करवाता नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेट करवा ले तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट होगा। मैंने जो लास्ट सेशन लिया था उसमें मैंने एक्सेल में आपको बताया था कि आईआरआर कैसे कैलकुलेट होता है। अगर किसी को नहीं पता, गूगल पे, चैट जीपीटी पे या फिर उस लास्ट सेशन के अंदर देख लेना, बहुत आसान सा आईआरआर का फॉर्मूला है। एक्सेल में तो बहुत आसान है, वैसे कैलकुलेटर में सॉल्व करने में टाइम लगता है। देन अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन या रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी की। ये थोड़ा सा ट्रिकी एरिया, ये थोड़ा सा टेक्निकल एरिया, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है।
फाइनेंशियल लायबिलिटी की मॉडिफिकेशन कैसे होगी, इस चीज के लिए पहले ये देखना पड़ता है कि ये मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है या नॉट सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है। फाइनेंशियल लायबिलिटी की मॉडिफिकेशन को कैसे अकाउंट फॉर करना है, ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि आइदर फाइनेंशियल लायबिलिटी सब्सटेंशियली मॉडिफाई हो रही है या नॉट सब्सटेंशियली मॉडिफाई हो रही है। इसके लिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं मॉडिफिकेशन परसेंटेज। इसके लिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं मॉडिफिकेशन परसेंटेज। ध्यान से देखना, क्योंकि मॉडिफिकेशन परसेंटेज के कैश फ्लोज और अकाउंटिंग के कैश फ्लोज में थोड़ा सा फर्क है। पहले मॉडिफिकेशन परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कैसे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड कैश फ्लोज लेंगे ओरिजिनल आईआरआर से, यानी जो भी मॉडिफिकेशन हुई है उन मॉडिफाइड कैश फ्लोज की ओरिजिनल आईआरआर से प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। देखो, तुम्हारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना, यानी तुम्हारे पास से पैसा जा रहा होगा फ्यूचर में, तुम फ्यूचर में कैश पे कर रहे होगे। तो अगर आप इन कैश फ्लोज को पॉजिटिव ले रहे हो, तो आपने अगर कोई मॉडिफिकेशन फी पे की है एज अ बोरोअर, अब मैं लायबिलिटी की साइड पे हूं, तो आप उन मॉडिफिकेशन फी को भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन फी रिसीव की है तो आप उसे लेस कर देंगे। देखिए, कैश फ्लोज की साइन को समझें। मैं बोरोअर हूं, मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फ्यूचर में जो कैश फ्लोज है वो मेरे आउटफ्लोज हैं। अगर मैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को पॉजिटिव में रख रहा हूं, तो आज जो मैं मॉडिफिकेशन फी पे कर रहा हूं उसे भी मैं पॉजिटिव में रखूंगा, और अगर आज मैं मॉडिफिकेशन फी रिसीव कर रहा होता तो उसे मैं नेगेटिव में रखता। आपके पास एक नंबर आ गया। इस नंबर को आप अपनी लायबिलिटी की एग्जिस्टिंग कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे। आप अपनी लायबिलिटी की एग्जिस्टिंग कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे और मॉडिफिकेशन परसेंटेज निकालेंगे। बहुत आसान है। दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट। नए नंबर को पुराने नंबर से डिवाइड कर दें, माइनस करके पुराने नंबर से डिवाइड कर दें, आपके पास मॉडिफिकेशन परसेंटेज आ जाएगी। याद क्या रखना है, गड़बड़ तुम किसमें कर सकते हो कि तुम मॉडिफिकेशन फीस को कंसिडर ना करो या उनके कैश फ्लोस में गड़बड़ कर दो। चूंकि फ्यूचर आउटफ्लोस को पॉजिटिव लिया जा रहा है, तो मॉडिफिकेशन फी पेड को भी पॉजिटिव लेंगे, मॉडिफिकेशन फी रिसीव को नेगेटिव लेंगे। आपके पास एक प्रेजेंट वैल्यू आ गई, आपके पास एक वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को कैरिंग वैल्यू से कंपेयर किया, मॉडिफिकेशन परसेंटेज कैलकुलेट की। अब दो बातें होंगी। हो सकता है मॉडिफिकेशन परसेंटेज 10% या 10% से ज्यादा हो सकता है मॉडिफिकेशन परसेंटेज 10% से कम हो। अगर मॉडिफिकेशन परसेंटेज 10% से ज्यादा, 10% या 10% से ज्यादा है, हम कहेंगे कि ये सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है। यहां पर हम फॉलो करेंगे एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग, यहां पर हम फॉलो करेंगे एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग। और अगर मॉडिफिकेशन परसेंटेज 10% से कम है, तो हम कहेंगे ये नॉट सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है, यहां पर हम फॉलो करेंगे मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। पहले हम एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग के केस में आप अपनी पुरानी लायबिलिटी को डीरिकॉग्नाइज कर दोगे, यानी पूरी पुरानी लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। जो मॉडिफिकेशन फी पे या रिसीव की, इसे पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर दोगे, इसे पीएनएल में एक्सपेंस या इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लोगे। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में जो मॉडिफिकेशन फी पे या रिसीव की, ये आपकी पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगी एज इनकम, एज एक्सपेंस। पुरानी लायबिलिटी को डीरिकॉग्नाइज कर दिया। अब नई लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाएगा एज इफ ये बिल्कुल नई लायबिलिटी है। एज इफ ये बिल्कुल नई लायबिलिटी है, यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटी के पहले कॉन्सेप्ट पे चले जाए। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती थी? फेयर वैल्यू पे। पुरानी लायबिलिटी पहले तो मॉडिफिकेशन फी रिसीव या पेड को पीएनएल में इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। नई लायबिलिटी की फेयर वैल्यू, देखिए नई लायबिलिटी की फेयर वैल्यू का मतलब है ये वाली प्रेजेंट वैल्यूज की कैलकुलेशन काम नहीं आएगी। नई लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नई लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू का मतलब है नए कैश फ्लोज की उस दिन के मार्केट रेट से डिस्काउंटिंग होगी, तो जाकर आपके पास फेयर वैल्यू आएगी। अब आप नई लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, पुरानी लायबिलिटी को डीरिकॉग्नाइज कर दोगे। जो भी गेन और लॉस आएगा, जो भी गेन और लॉस आएगा, वो आपका पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में पहले आप मॉडिफिकेशन फी पेड या रिसीव को पीएनएल में रिकॉर्ड कर दें, एक काम हो गया। दूसरा काम, फ्यूचर कैश फ्लोज की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करें। कैसे? फ्यूचर कैश फ्लोज को मार्केट रेट पे डिस्काउंट करें, मार्केट रेट पे डिस्काउंट करें। अब पुरानी लायबिलिटी को डीरिकॉग्नाइज कर दें, यानी कि डेबिट। नई लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करें, यानी कि क्रेडिट। जो भी गेन और लॉस आएगा ये आपका पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। अब चूंकि नई लायबिलिटी को आपने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, तो जो उस वक्त का मार्केट रेट है, जो उस वक्त का मार्केट रेट है, ये मार्केट रेट आपका आईआरआर बन जाएगा। ये मार्केट रेट आपका आईआरआर बन जाएगा। द न्यू लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एट इट्स फेयर वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद नॉर्मल रूल्स। दिस इज फाउंड बाय डिस्काउंटिंग द रिवाइज पेमेंट एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट अप्लाइज टू सच कैश फ्लोज। क्लियर है ये ऐसा?
अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग की। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में आपने क्या करना है कि ये जो आपने कैलकुलेशन की थी ना, आपको ये वाला नंबर नहीं लेना, आपको ये वाला नंबर लेना है। यानी कि फ्यूचर कैश फ्लोज की ओरिजिनल आईआरआर पे डिस्काउंटिंग, फ्यूचर मॉडिफाइड कैश फ्लोज की ओरिजिनल आईआरआर पे डिस्काउंटिंग, ये वैल्यू लेनी है। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग कैरिंग वैल्यू है, इस एग्जिस्टिंग लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू को इस नंबर पे लेकर आएंगे, और जो मॉडिफिकेशन गेन या लॉस आएगा, जो मॉडिफिकेशन गेन या लॉस आएगा, ये पीएनएल में चला जाएगा। डू नॉट डी रिकॉग्नाइज द ओरिजिनल लायबिलिटी, recalculate the amortized cost of modified liability by discounting modified cash flows using original IRR। ये वाला काम आपने ऑलरेडी यहां पर किया हुआ है, लेकिन ये वाला नंबर नहीं, ये वाला नंबर अपनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को आप इस वैल्यू पे लेकर आएंगे। जो भी गेन और लॉस होगा, जो भी गेन और लॉस होगा, वो पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। फिर अब जो मॉडिफिकेशन फी पे या रिसीव की है, इसे अपनी लाइबिलिटी से एडजस्ट कर दोगे। अगर पे किए तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। अगर रिसीव किए तो कैश डेबिट हो जाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। और चूंकि अब तुमने मॉडिफिकेशन फी को रिवाइज कैरिंग वैल्यू में एडजस्ट कर दिया, अब तुम्हें यहां पर एक नया आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये काम वही हो रहा है जो हमने एसेट की मॉडिफिकेशन में किया था, बस यहां पर एसेट की साइड से किया था, यहां पर लायबिलिटी की साइड से करना। तो मॉडिफिकेशन के नतीजे में एसेट में हमेशा मॉडिफिकेशन होगी, लायबिलिटी में मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, या फिर एक्सटिंग्विशमेंट भी हो सकती है। जो गड़बड़ कर जाते हैं ना लोग, वो कैश फ्लोज में कर जाते हैं। मॉडिफिकेशन परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए तुम फ्यूचर कैश फ्लोज की भी आईआरआर से डिस्काउंटिंग करोगे, मॉडिफिकेशन फी पेड को लेस एड पेड को रिसीव को लेस करोगे, इसे कंपेयर करके मॉडिफिकेशन परसेंटेज निकालोगे। अगर तो मॉडिफिकेशन परसेंटेज 10% या उससे ज्यादा आती है, तो फिर भी रूल आसान है। पुरानी लाइबिलिटी को डीरिकॉग्नाइज करो, मॉडिफिकेशन फी पे या रिसीव को इनकम पीएनएल में रिकॉर्ड कर दो, इनकम और एक्सपेंस, और नई लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर दो। लेकिन अगर ये वाला काम करना है तो पहले एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट को इस वैल्यू पे लेकर आएंगे, ना कि इस वैल्यू पे। मॉडिफिकेशन गेन और लॉस पीएनएल में ले जाएंगे। जो भी मॉडिफिकेशन फी पे या रिसीव की, इसे कैरिंग वैल्यू से एडजस्ट कर देंगे, और फिर एक नया आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? देन इसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगला एरिया है इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट का। यहां पर थियोरेटिकली तो कवर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें कवर कर रहे हैं, तो मैं बैकग्राउंड में थ्योरी में इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। IFRS 9 में इंपेयरमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए ईसीएल मॉडल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल है। अब ये ईसीएल मॉडल पहले तो अप्लाई किस पे होता है? सर ये ईसीएल मॉडल अप्लाई होता है डेट इंस्ट्रूमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे, डेट इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे, और ये कुछ और चीजें आ रही हैं कि लोन कमिटमेंट्स, फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपके लेवल पे बहुत मुश्किल है, कि मतलब आपके लेवल पे इतना टेस्ट वेस्ट नहीं करेगा। आपके लेवल पे इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट डेट इंस्ट्रूमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के साथ टेस्ट कर सकता है, डेट इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के टेस्ट कर सकता है, हो सकता है लीज रिसीबल या आईफर्स 15 के कॉन्ट्रैक्ट रिसीबल कॉन्ट्रैक्ट एसेट के साथ भी टेस्ट कर ले, कोई भरोसा नहीं है, करने को कर सकता। याद रहे, डेट इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे, डेट इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे आईफर्स 9 का ईसीएल मॉडल अप्लाई नहीं होता। याद रहे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे आईफर्स 9 का इंपेयरमेंट मॉडल अप्लाई नहीं होता। इसीलिए आपको याद हो, जब मैंने आपको एक बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की डायग्राम कवर करवाई थी, मैंने इंपेयरमेंट में नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के केस में इंपेयरमेंट अराइज नहीं होगी, डेट इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू पीएनएल के केस में भी इंपेयरमेंट अराइज नहीं होगी। आईएफआरएस 9 का इंपेयरमेंट मॉडल डेट इंस्ट्रूमेंट फेवरेबल थ्रू ओसीआई, डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे अप्लाई होता है, या लीज रिसीबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट वगैरह पे अप्लाई हो रहा होगा। अब आईएफआरएस 9 का इंपेयरमेंट मॉडल ये कहता है कि जब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, अच्छा फिर आईएफआरएस 9 का इंपेयरमेंट मॉडल हमें दो अप्रोचेस बताता है। वन इज कॉल्ड सिंप्लीफाइड अप्रोच एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड जनरल अप्रोच। ये दोनों अप्रोचेस क्या हैं, इसको मैं डिस्कस करूंगा,
पहले मैं इनके एप्लीकेशन की बात कर लूं कि किस किस पे ये अप्लाई होंगे। जनरल अप्रोच की कंपल्सरीली एप्लीकेशन है डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेट इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू ओसीआई पे है। सिंप्लीफाइड अप्रोच की मैंडेटरी एप्लीकेशन है ट्रेड रिसीवेबल एंड कॉन्ट्रैक्ट एसेट विदाउट सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। यानी लाजिम है कि इन दो केसेस में हम जनरल अप्रोच ही अप्लाई करेंगे, इन दो केसेस में हम सिंप्लीफाइड अप्रोच ही अप्लाई करेंगे, ये तो लाजिम हो गया। तीन केसेस में ऑप्शनल है कि हम जनरल अप्रोच फॉलो करें या सिंप्लीफाइड अप्रोच फॉलो करें। ट्रेड रिसीवेबल विद सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट विद सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एंड लीज रिसीवेबल। इन तीन सिनेरियोस में देयर इज एन ऑप्शन आइदर टू फॉलो सिंप्लीफाइड अप्रोच आइदर टू फॉलो जनरल अप्रोच। तो ये थोड़ा खाका याद रखना। डेट इंस्ट्रूमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट फेवरेबल थ्रू ओसीआई के केस में जनरल अप्रोच लाजिम, विदाउट सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के केस में सिंप्लीफाइड अप्रोच लाजिम। ट्रेड रिसीवेबल विद सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, लीज रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट विद सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, यहां पर ऑप्शन है आइदर टू फॉलो जनरल अप्रोच आइदर टू फॉलो सिंप्लीफाइड अप्रोच। बात करते हैं जनरल अप्रोच की। जनरल अप्रोच के केस में हमें क्या करना है, कहां गया, जनरल अप्रोच के केस में जब आप अपने फाइनेंशियल एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे, जब आप अपने फाइनेंशियल एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे तो इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त ही उस पे 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के तहत लॉस अलाउंस रिकॉर्ड करेंगे। जब आप अपने फाइनेंशियल एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड करोगे तो इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त ही 12 मंथ ईसीएल के तहत इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करोगे। इनिशियली लाजिम है कि हम 12 मंथ ईसीएल को फॉलो करते हुए 12 मंथ ईसीएल का जो अमाउंट बन रहा है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इंपेयरमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। आपके लेवल पे अच्छी बात यह है कि आपसे ईसीएल कैलकुलेट नहीं करवाता, आपको कैलकुलेट करके दे देता है कि 12 मंथ ईसीएल इतना है, लाइफ टाइम ईसीएल इतना है, आपने इनिशियल रिकॉग्निशन पे 12 मंथ ईसीएल रिकॉर्ड कर लेना। फिर सब्सिक्वेंटली हर ईयर एंड पे अपने फाइनेंशियल एसेट के क्रेडिट रिस्क को इवैल्यूएट करना, अपने फाइनेंशियल एसेट की क्रेडिट रेटिंग को इवैल्यूएट करना। अगर तो फाइनेंशियल एसेट की क्रेडिट रिस्क में, अगर तो फाइनेंशियल एसेट के क्रेडिट रेटिंग में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आया, तो हम लॉस अलाउंस को 12 मंथ ईसीएल पे ही रीमेजर करते रहेंगे। हम लॉस अलाउंस को 12 मंथ ईसीएल पे ही रीमेजर कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल एसेट का क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाए, क्रेडिट रेटिंग सिग्निफिकेंटली खराब हो जाए, तो अब हम अपने लॉस अलाउंस को 12 मंथ ईसीएल से बढ़ाकर लाइफ टाइम ईसीएल पर लेकर आ जाएंगे। अब हम अपने लॉस अलाउंस को 12 मंथ ईसीएल से बढ़ाकर लाइफ टाइम ईसीएल पे लेकर आ जाएंगे। और फ्यूचर में अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट फाइनली कभी इंपेयर हो ही जाए, फाइनल इंपेयरमेंट हो जाए, यानी कि अब तो यकीन हो गया कि इंपेयरमेंट हो गई है, तो फिर हम अपने फाइनेंशियल एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। भाई जैसे तुम डेटर के केस में पहले प्रोविजन रिकॉर्ड करते हो, जब यकीन हो जाता है कि पैसे नहीं मिलते तो फिर उसे राइट ऑफ कर देते हो। तो यहां भी इस तरह से 3 स्टेज इंपेयरमेंट है। इनिशियल रिकॉग्निशन पे 12 मंथ ईसीएल, ईयर एंड पे आपने उस डेट इंस्ट्रूमेंट को इवेल्युएट करना है। अगर क्रेडिट रिस्क में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आया, 12 मंथ ईसीएल को ही रीमेजर कर दें। अगर क्रेडिट रिस्क में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है तो 12 मंथ ईसीएल को 12 मंथ से बढ़ाकर लाइफ टाइम ईसीएल पे ले आए। और अगर कभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनली इंपेयर ही हो जाए तो अब हमने फाइनेंशियल एसेट को राइट ऑफ कर रहे होंगे, डी रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे जितना भी इंपेयरमेंट का इंपैक्ट होगा। फिर इस इंपेयरमेंट को, इस लॉस को रिकॉर्ड कैसे करना है, ये भी एक सवाल है। इसके लिए स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपका डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे है, अगर आपकी डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे है तो इंपेयरमेंट का डेबिट इंपैक्ट पीएनएल में जाएगा, इंपेयरमेंट का डेबिट इंपैक्ट पीएनएल में जाएगा और क्रेडिट इंपैक्ट लॉस अलाउंस क्रेडिट होगा। लॉस अलाउंस यूं कह लो कि सिंपली तुम प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे हो, बस यहां पर लॉस अलाउंस का नाम दे रहे हो। तो डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट के केस में इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में डेबिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट। और अगर डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो यहां पर डेबिट इंपैक्ट, यहां पर इंपेयरमेंट का डेबिट इंपैक्ट तो पीएनएल में ही जाएगा, लेकिन क्रेडिट इंपैक्ट में तुम लॉस अलाउंस या कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करोगे, बल्कि फेयर वैल्यू रिजर्व को क्रेडिट कर दोगे, बल्कि फेयर वैल्यू रिजर्व को क्रेडिट कर रहे होगे। तो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के केस में इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में डेबिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट।
फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में डेबिट और लॉस अलाउंस क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि फेयर वैल्यू रिजर्व, फेयर वैल्यू ओसीआई रिजर्व क्रेडिट हो रहा होगा। अब अगर इंपेयरमेंट में इंक्रीज डिक्रीज आता है तो फिर यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, लेकिन अमोर्टाइज कॉस्ट के केस में लॉस अलाउंस डेबिट क्रेडिट हो रहा होगा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट क्रेडिट हो रहा होगा। सिंप्लीफाइड अप्रोच बड़ा सादा है, सिंप्लीफाइड अप्रोच बड़ा सिंपल है। कहां चला जाता है? सिंप्लीफाइड अप्रोच में जो भी आपका ट्रेड रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल विदाउट सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, या अगर ऑप्शनल एप्लीकेशन है तो जो भी आपने ऑप्शनल एप्लीकेशन वाले केसेस देखे, सिंप्लीफाइड अप्रोच में इनिशियल मेजरमेंट के वक्त भी और लाइफ टाइम मेजरमेंट के वक्त भी हमेशा, सॉरी, इनिशियल मेजरमेंट के वक्त भी और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के वक्त भी हमेशा लाइफ टाइम ईसीएल रिकॉर्ड होगा। सिंप्लीफाइड अप्रोच में हमें बार बार रीवैल्यूएशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा लाइफ टाइम ईसीएल ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे इनिशियल रिकॉग्निशन हो चाहे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हो। एक यहां पर कॉन्सेप्ट है जो कि आईकेप के एग्जामिनर ने तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन चूंकि मैं आजकल एसीसी भी पढ़ा रहा हूं तो मैंने देखा है कि एसीसी का एग्जामिनर इस एरिया को जरा तरीके से टेस्ट कर रहा होता है। दैट इज परचेस्ड और ओरिजिनेटेड क्रेडिट इंपेयर्ड फाइनेंशियल एसेट, परचेस्ड और ओरिजिनेटेड क्रेडिट इंपेयर्ड फाइनेंशियल एसेट। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एरिया आईकेप ने इतना टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने एसीसी के एग्जामिनर को देखा है वो उस पर 8-10 मार्क का एक सवाल पूछ रहा होता है। परचेज या क्रेडिट इंपेयर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आपने कोई फाइनेंशियल एसेट बाय किया, आपने कोई डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की और परचेज के वक्त ही वो इंपेयर हुआ हुआ है, परचेज के वक्त ही वो इंपेयर हुआ हुआ है। अगर आपने कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा फाइनेंशियल एसेट बाय किया जो परचेज करते वक्त ही, ओरिजिनेट होते वक्त ही इंपेयर्ड था, यहां पर इनिशियली कोई लॉस अलाउंस रिकॉर्ड नहीं होती, यहां पर इनिशियली कोई इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि आईआरआर के अंदर ही, बल्कि आईआरआर के अंदर ही इंपेयरमेंट का इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। यानी जो भी फ्यूचर में इंपेयरमेंट होनी है उस इंपेयर्ड कैश फ्लोज को कंसिडर करते हुए आईआरआर कैलकुलेट किया जाता है, यानी आईआरआर ही इतना कम कैलकुलेट किया जाता है कि आईआरआर के अंदर ही इंपेयरमेंट का इंपैक्ट बिल्ट इन हो जाता है। अगर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज करते वक्त, ओरिजिनेट करते वक्त ही इंपेयर्ड था, तो यहां कोई लाइफ टाइम या 12 मंथ ईसीएल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। आईआरआर ही ऐसे कैलकुलेट होगा कि फ्यूचर के रिड्यूस कैश फ्लोज को रखकर आईआरआर कैलकुलेट किया होगा, जिससे हम क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने एक क्रेडिट इंपेयर्ड फाइनेंशियल एसेट खरीदा, क्रेडिट एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया और आप उसको रिकॉर्ड करना शुरू हो गए, लेकिन सब्सिक्वेंटली उसकी क्रेडिट रेटिंग या उसके हालात मजीद बदतर हो गए या बेहतर हो गए। मैं क्या कह रहा हूं, आपने 1 लाख रुपए का रिसीवल है, लेकिन वो इंपेयर्ड है कि 1 लाख की जगह 25,000 मिलेंगे। 1 लाख रुपए का रिसीवल है, 1 लाख रुपए का ग्रॉस रिसीवल है, लेकिन वो इंपेयर्ड है कि 1 लाख नहीं मिलेंगे, 25,000 मिलेंगे। आपने वो खरीद लिया, तो अब अपने फ्यूचर कैश फ्लोस 25,000 रखे होंगे, 1 लाख नहीं, क्योंकि इंपेयर्ड है ना वो, और 25,000 को रखकर एक आईआरआर कैलकुलेट कर लिया होगा। ये कहलाया जाएगा क्रेडिट इंपेयर्ड फाइनेंशियल एसेट। सब्सिक्वेंटली ऐसा हो, अब यहां पर कोई लॉस अलाउंस रिकॉर्ड नहीं होगा, यहां पर कोई इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने 25,000 के कैश फ्लोस को रखकर एक एडजस्टेड आईआरआर कैलकुलेट किया, ना कि लाख के कैश फ्लोस को रखकर। लेकिन सब्सिक्वेंटली ऐसा हो सकता है कि ये 25,000 में भी बेहतरी या बदतरी आ जाए। हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको लगे यार 25 भी नहीं मिलेंगे, 22,000 मिलेंगे, बल्कि 1 साल बाद आपको लगे 25 नहीं यार 28,000 मिल जाएंगे। तो अगर सब्सिक्वेंटली आपकी एक्सपेक्टेशन इंप्रूव या डेटोरॉइट होती है, अब यहां पर इंपेयरमेंट गेन या इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है, अब यहां पर इंपेयरमेंट गेन या इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है, और वो इंपेयरमेंट गेन या इंपेयरमेंट लॉस वैसे ही रिकॉर्ड होगा पीएनएल डेबिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट, लॉस अलाउंस डेबिट, पीएनएल क्रेडिट। देखो थोड़ा सा रीड करता हूं, कहता है when a financial asset is credit impaired, when one or more event that have detrimental effect on the future cash flows have already occurred, यानी ये श्योर हो चुका है कि ये इंपेयर्ड हो चुका है। फाइनेंशियल एसेट में ऑलरेडी भी क्रेडिट इंपैक्ट व्हेन दे आर परचेज और ओरिजिनेटेड, इन दिस केस दे आर इनिशियली मेजर्ड एट द ट्रांजिशन प्राइस विदाउट एनी लॉस अलाउंस। डे वन पे हम कोई लॉस अलाउंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे ट्रांजिशन प्राइस पे मेजर करेंगे। Lifetime ECL is included in the estimated cash flows in order to calculate the effective interest rate called credit adjusted interest rate.
Interest revenue is calculated by applying the credit adjusted interest rate on the amortized cost. ECL is discounted using the credit adjusted effective interest rate determined at initial recognition. तो ये तो नॉर्मल बात चल रही थी, ये पॉइंट समझना. Subsequent change from the initial expected credit loss are recognized immediately in profit and loss as impairment gain or loss. देखो मैं एक वर्बली एग्जांपल बनाता हूं. 1 लाख रुपए का रिसीवल है, इंपेयर हुआ है, 25,000 मिलेंगे. मैंने वो आज खरीद लिया, जितने का भी खरीदा, 12,000 का, 10,000 का, 15,000 का, जितना भी खरीदा. मैंने जो पे किया, फाइनेंशियल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कर दूंगा और कोई लॉस अलाउंस रिकॉर्ड नहीं करूंगा. मैं क्या करूंगा कि फ्यूचर में 25,000 मिलने और मैंने जो पे किया उनको रखकर एक आईआरआर कैलकुलेट कर लूंगा, जो कि क्रेडिट एडजस्टेड आईआरआर कहलाया जाएगा. अब इसकी नॉर्मल अनवाइंडिंग करते जाएंगे, इस पे इंटरेस्ट इनकम वगैरह उस आईआरआर से कैलकुलेट हो रहा होगा. 1 साल बाद आपको लगता है यार 25,000 नहीं 28,000 मिल जाएंगे, तो सिचुएशन बेहतर हो गई. अब आप क्या करोगे? अब आप इंपेयरमेंट गेन रिकॉर्ड करोगे. 1 साल बाद लगता है कि यार सिचुएशन बेहतर नहीं बदतर हो गई, 25,000 नहीं 22,000 मिलेंगे. अब आप इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करोगे और इंपेयरमेंट गेन और इंपेयरमेंट लॉस का जो कॉन्ट्रा इंपैक्ट है वो हमारा लॉस अलाउंस में रिकॉर्ड हो जाएगा. तो इस चीज को थोड़ा देख लीजिएगा. आईकेएफ ने नहीं पूछा, लेकिन चूंकि एसीसी के एग्जामिनर ने पूछा तो माइट भी पॉसिबल कि आपका एग्जामिनर भी आपसे पूछ ले. जी अतर अली, आपके सवाल का जवाब यस है. देन इसके बाद हमारे पास एक लेंथी टॉपिक है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. देखिए रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी में तो कोई क्लासिफिकेशन होती ही नहीं है, तो यहां तो रिक्लासिफिकेशन का रूल नहीं है. फाइनेंशियल लायबिलिटी में 2 क्लासिफिकेशन मॉडल्स है, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी में रिक्लासिफिकेशन अलाउ नहीं है. वंस आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी को अमोर्टाइज कॉस्ट में रख दिया तो अभी अमोर्टाइज कॉस्ट में ही रहेगा. वंस आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेबल थ्रू पीनल में रख दिया तो ये फेबल थ्रू पीनल में रहेगा. फाइनेंशियल लायबिलिटी की रिक्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है. बचा फाइनेंशियल एसेट. फाइनेंशियल एसेट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, डेट इन्वेस्टमेंट है. इक्विटी इन्वेस्टमेंट में फेबल थ्रू ओसीआई इररिवोकेबल ऑप्शन है, यानी कि तुम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को रिक्लासिफाई करके फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में नहीं ला सकते. लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल को सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाई करके ओसीआई में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, ये थोड़ा सा ना ग्रे एरिया है. यानी स्टैंडर्ड्स में इस चीज को क्लियर कट ना अलाउ किया गया है ना डिसअलाउ किया गया है, तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया स्टैंडर्ड में बताया नहीं गया. देखो लायबिलिटी में क्लासिफिकेशन या रिक्लासिफिकेशन नहीं होगी, ये तो फॉर श्योर है. ओसीआई को रिक्लासिफाई करके फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में नहीं ला सकते, ये बात फॉर श्योर है. फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल को रिक्लासिफाई करके ओसीआई में ला सकते हैं नहीं ला सकते, ये स्टैंडर्ड में क्लियर नहीं है. डिफरेंट फॉर्म्स की इंटरप्रिटेशन अलग अलग है इस बात के ऊपर. डेट इन्वेस्टमेंट में जो 3 क्लासिफिकेशन मॉडल्स हैं, इन तीनों में रिक्लासिफिकेशन अलाउड है. यानी अमोर्टाइज कॉस्ट ओसीआई बन सकता है, अमोर्टाइज कॉस्ट पीएनएल बन सकता है, पीएनएल ओसीआई बन सकता है, पीएनएल अमोर्टाइज कॉस्ट बन सकता है, ओसीआई अमोर्टाइज कॉस्ट बन सकता है, ओसीआई पीएनएल बन सकता है. ये तीनों रिक्लासिफिकेशन यहां पर पॉसिबल हैं. लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रिक्लासिफिकेशन आप उसी वक्त करेंगे जब आपका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा हो. यानी कि हम अपनी मर्जी से अपनी अंदाजे से बार बार रिक्लासिफिकेशन नहीं करेंगे. फाइनेंशियल एसेट की रिक्लासिफिकेशन उसी वक्त अलाउड है, उसी वक्त अलाउड है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द बिजनेस मॉडल. एक मिनट में वो प्रेजेंटेशन खोल लूं. हाँ, कहता है फाइनेंशियल एसेट्स आर रिक्लासिफाइड अंडर आईएफआरएस 9 when and only and when an entity changes its business model for managing the financial asset. जब हम अपने फाइनेंशियल एसेट को मैनेज करने का बिजनेस मॉडल चेंज कर रहे होंगे तभी हम फाइनेंशियल एसेट को रिक्लासिफाई कर सकते हैं. और फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि फाइनेंशियल लायबिलिटी की रिक्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है. अब यहाँ पर बिजनेस मॉडल का चेंज क्या है, बिजनेस मॉडल का चेंज क्या नहीं है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एरिया है, मौका मिले तो उसको रीड कर लीजिएगा. रूल्स की बात करते हैं. सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेट इन्वेस्टमेंट में हर तरह की रिक्लासिफिकेशन पॉसिबल है. 3 तरह की पॉसिबल मतलब 3 तरह के मॉडल्स है ना, अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई. और इन तीनों में आपस में रिक्लासिफिकेशन हो सकती है. तो टोटल 6 तरह की रिक्लासिफिकेशन पॉसिबल हैं.
यहां पर आ रहा है रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम, कि तुम किस कैटेगरी से निकल रहे हो। यहां पर आ रहा है रिक्लासिफिकेशन टू, कि तुम किस कैटेगरी में जा रहे हो। देखिए, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में तो नहीं जाऊंगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। अमाउंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में तो नहीं जाऊंगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ, पीएनएल से उठकर ओसीआई में जा सकता हूँ, पीएनएल से उठकर अमोर्टाइज कॉस्ट में जा सकता हूँ, ओसीआई से उठकर पीएनएल में जा सकता हूँ, ओसीआई से उठकर अमोर्टाइज कॉस्ट में जा सकता हूँ, अमोर्टाइज कॉस्ट से उठकर पीएनएल में जा सकता हूँ, अमोर्टाइज कॉस्ट से उठकर ओसीआई में जा सकता हूँ। ये तीनों पॉसिबिलिटीज यानी कि 6 सिनेरियोस पॉसिबल है। अब थोड़ा ध्यान रखना, एक, दो, सिर्फ इन दो केसेस में क्लासिफिकेशन के वक्त, रिक्लासिफिकेशन के वक्त नया आईआरआर कैलकुलेट किया जा रहा है। सिर्फ इन दो केसेस में रिक्लासिफिकेशन के वक्त नया आईआरआर कैलकुलेट किया जा रहा है, बाकी इन केसेस में नया आईआरआर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। यहां भी लिखा है effective interest rate determined at initial recognition is not adjusted, effective interest rate determined at initial recognition is not adjusted। तो तुम्हें रूल यूं याद रखना है कि जब मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से निकलूंगा ना, तब मैं नया आईआरआर कैलकुलेट करूंगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? ठीक है, अमोर्टाइज कॉस्ट और ओसीआई मॉडल में वी आर कंसर्न अबाउट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। तो जब आप पीएनएल से इन कैटेगरीज में जा रहे हैं, यानी कि आपका फोकस कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज पे आ रहा है, तो यहां पर हमें नया आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ता है। अब रूल्स बहुत सिंपल है। देखो, अगर मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से ओसीआई में जा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है, पहले भी फेयर वैल्यू पे थी, अब भी फेयर वैल्यू पे थी, तो फेयर वैल्यू पे रहने देंगे। नया आईआरआर कैलकुलेट कर लेंगे, और चूंकि अब हम ओसीआई मॉडल में आ गए, तो इस पे इंपेयरमेंट की रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी, यानी कि लाइफ टाइम या 12 मंथ ईसीएल वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से अमोर्टाइज कॉस्ट में जा रहे हैं, तो फेयर वैल्यू पे ही रहने देंगे, और ये फेयर वैल्यू नई अमोर्टाइज कॉस्ट बन जाएगी, और नया आईआरआर कैलकुलेट कर लेंगे। चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से अमोर्टाइज कॉस्ट पे जा रहा हूं, तो आईआर इंपेयरमेंट की रिक्वायरमेंट्स वगैरह अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। अगर ओसीआई से पीएनएल में जा रहा हूं, तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है, इसको फेयर वैल्यू पे ही रहने देंगे। लेकिन चूंकि ओसीआई से पीएनएल में जा रहा हूं, तो जो भी फेयर वैल्यू का रिजर्व है, इसे पीएनएल में रिसाइकल कर दूंगा, इसे पीएनएल में मूव कर दूंगा, रिसाइकल कर दूंगा। अगर फेयर वैल्यू से अमोर्टाइज कॉस्ट में जा रहा हूं, तो इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे है, हम जाके इसमें रहे अमोर्टाइज कॉस्ट में, तो ओसीआई के बैलेंस को फेयर वैल्यू से एडजस्ट कर दूंगा, यानी कि रिवर्स कर दूंगा, मेरी इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ जाएगी। भाई, फेयर वैल्यू रिजर्व में अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू का डिफरेंस तो बड़ा हुआ होता है। तो अगर मैं रिजर्व को कैरिंग वैल्यू से रिवर्स कर दूं, तो इन्वेस्टमेंट मेरी अमोर्टाइज कॉस्ट पे वापस आ जाएगी। नया आईआरआर वगैरह तो कैलकुलेट करने की जरूरत वैसे भी नहीं है। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट से फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जा रहा हूं, अब इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे है, तुम फेयर वैल्यू मॉडल में लेके जा रहे हो, तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में चला जाएगा। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट से फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में जा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे है, फेयर वैल्यू पे लेके जा रहा हूं, तो इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीआई में चला जाएगा। नया आईआरआर वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यही रूल्स वैसे तो बहुत सारे, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही याद हो जाते हैं। एक रूल याद रखना पड़ता है मुझे, कि जब मैं पीएनएल से निकलूंगा, तब नया आईआरआर कैलकुलेट करूंगा, बस। बाकी सब में तो लॉजिकली चीजें चल रही हैं, कि अगर फेयर वैल्यू से फेयर वैल्यू में जा रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर फेयर वैल्यू से अमोर्टाइज कॉस्ट में जा रहा हूं, उस दिन की फेयर वैल्यू अमोर्टाइज कॉस्ट बन जाएगी। अगर फेयर वैल्यू से फेयर वैल्यू में जा रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ओसीआई से पीएनएल में जा रहा हूं, तो ओसीआई का रिजर्व पीएनएल में रिसाइकल कर दूंगा। अगर ओसीआई से अमोर्टाइज कॉस्ट में जा रहा हूं, रिजर्व को कैरिंग वैल्यू से नॉक ऑफ करके इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे ले आऊंगा। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट से फेयर वैल्यू में जा रहा हूं, तो इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे ले आऊंगा। अगर पीएनएल में जा रहा हूं, तो फेयर वैल्यू का गेन पीएनएल में चला जाएगा। अगर ओसीआई में जा रहा हूं, तो फेयर वैल्यू का गेन ओसीआई में चला जाएगा। क्लियर है? देन इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव्स का, और डेरिवेटिव के साथ ही हम कॉन्सेप्ट कनेक्ट करते हैं हेज अकाउंटिंग का। तो डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव के केस में एग्जाम्पल, सवाल, डिफरेंट तरह के डेरिवेटिव्स करने को बहुत सारी बात है, लेकिन डेरिवेटिव की अकाउंटिंग कॉन्सेप्चुअली कवर करने में बहुत आसान है। डेरिवेटिव को इनिशियली फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है, और डेरिवेटिव के केस में इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का मतलब है कि डेरिवेटिव में एंटर होने के लिए आपने जो भी पे किया, कोई चार्जेस पे किए, कोई ट्रांजेक्शन प्राइस पे की, कोई बैंक चार्जेस पे किए, कोई कॉन्ट्रैक्ट फी पे की,
डेरिवेटिव में एंटर होते वक्त जो भी आपने पे किया वो उस डेरिवेटिव की उस दिन फेयर वैल्यू है और आप इसे फेयर वैल्यू पे मेजर कर देंगे। अगर कुछ भी पे नहीं किया, सिर्फ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिंपल। हर साल के आखिर में आप डेरिवेटिव की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और डेरिवेटिव को पीएनएल मॉडल में मेजर करें। डेरिवेटिव के लिए कोई रॉकेट साइंस बातें नहीं है। इनिशियली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए जो पे करूंगा वो डेरिवेटिव की फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दूंगा। सब्सिक्वेंटली डेरिवेटिव्स को हर साल पे आखिर पे फेयर वैल्यू पे लाऊंगा, फिर चाहे वो फॉरवर्ड हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, कॉल ऑप्शन हो, स्वैप हो, कुछ भी हो, हर साल के आखिर में डेरिवेटिव को फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे। फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो डेरिवेटिव की अकाउंटिंग बस सिंपल सी है। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में। हाँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में, फ्यूचर के केस में फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं? ऑप्शंस में चाहे वो कॉल ऑप्शन हो, पुट ऑप्शन हो, स्वैप ऑप्शन हो, आपको फेयर वैल्यूज गिवन होती है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन या स्वैप की फेयर वैल्यूज आपसे कैलकुलेट नहीं करवाता, बता देता है इतनी फेयर वैल्यू, आप अपने डेरिवेटिव को फेयर वैल्यू पे ले आए। फॉरवर्ड और फ्यूचर के केस में हो सकता है वो आपको डायरेक्टली फेयर वैल्यू ना बताए, आपको खुद फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़े। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं कि आप ये देखते हो कि आज आपने कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया है, फिर देखते हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, और फिर देखते हो कि आज आपने किस प्राइस पे बाय या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, फ्यूचर में प्राइस क्या हो गई, आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और उस हिसाब से डेरिवेटिव एसेट या डेरिवेटिव लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने किसी चीज को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अगर मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो मेरा नुकसान है, सॉरी, मेरा फायदा है। मेरा फायदा है क्यों? मैं आज एक चीज एक फिक्स प्राइस पे बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर मार्केट में वो महंगा हो रहा है तो मुझे तो फिक्स प्राइस पे मिलेगा, मेरा ये फायदा, ये मेरे लिए डेरिवेटिव एसेट है। मैंने एक चीज को फिक्स प्राइस पे बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम हो जाए, अब ये मेरा नुकसान है, क्योंकि मैं फिक्स प्राइस पे बाय करूंगा, मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। सेल के केस में वाइस वर्सा, अगर मैं किसी चीज को फिक्स प्राइस पे सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं और फ्यूचर में मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, मेरा नुकसान है। मैं फिक्स प्राइस पे बेच रहा हूं, मार्केट में महंगी चल रही है। अगर मैं किसी चीज को फिक्स प्राइस पे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, मेरा फायदा है। मैं फिक्स प्राइस पे बेचूंगा, मार्केट में वो चीज सस्ती हो गई है। आपने फॉरवर्ड और फ्यूचर के केस में फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? आप देखो कि आपने क्या प्राइस एग्री की है, फ्यूचर में क्या प्राइस है, इन दोनों का डिफरेंस, सिंपल। आपने किस प्राइस पे बाय या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, फ्यूचर की क्या प्राइस है, इन दोनों का डिफरेंस, ये आपका फेयर वैल्यू होगा। अब वो गेन है या लॉस है, वो एसेट है या लायबिलिटी, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ रही है, फ्यूचर में प्राइस कम हो रही है। क्लियर है? देन अब हम आते हैं हेज अकाउंटिंग पे। देखिए, अगर नॉर्मल डेरिवेटिव है और हेज अकाउंटिंग नहीं हो रही, नॉर्मल डेरिवेटिव है फिर चाहे वो फॉरवर्ड हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, स्वैप हो, हेज अकाउंटिंग नहीं हो रही, तो फिर नॉर्मल डेरिवेटिव को हम किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में। लेकिन अगर डेरिवेटिव पे आप हेज अकाउंटिंग अप्लाई करते हो तो अब रूल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, अब रूल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। पहले तो हेज अकाउंटिंग करने के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, उनको अगर मैं क्विकली थ्योरेटिकली रीड करूं कि हेज अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास हेज रिलेशनशिप क्राइटेरिया मीट होना चाहिए कि हमारे हेज अरेंजमेंट के अंदर एलिजिबल हेज आइटम आ रहे हो, एलिजिबल हेज इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हो। हेज की इंसेप्शन पे हम सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली डेजिग्नेट और डॉक्यूमेंट करें कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, हेज आइटम क्या है, हेज इंस्ट्रूमेंट क्या है, किस रिस्क को हम हेज कर रहे हैं और हेज इफेक्टिवनेस को कैसे असेस करेंगे। और जो हेजिंग रिलेशनशिप है वो हेज इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया, हेज इफेक्टिवनेस रिक्वायरमेंट को मीट करे। हेज इफेक्टिवनेस रिक्वायरमेंट में हमारे पास तीन चार चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं कि हेज आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट के दरमियान एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो, एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू कम हो रही है, एक की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरे की वैल्यू बढ़ रही है, रिवर्स या इनवर्स वैल्यूएशन या इनवर्स रिलेशनशिप हो। ऐसा ना हो कि हेज आइटम की वैल्यू भी बढ़ रही है, हेज इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है, हेज आइटम की वैल्यू भी कम हो रही है, हेज इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू, तो ये कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं हुआ, इन दोनों के दरमियान एक इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए। देन क्रेडिट रिस्क डोमिनेट ना कर जाए, ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी पार्टी के साथ हेज कॉन्ट्रैक्ट कर लो, किसी ऐसी पार्टी के साथ एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट कर लो कि आपको ये डर हो कि यार ये डिफॉल्ट ना कर जाए।
आप एक रिस्क को हेज करने के लिए एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, और लेकिन वहां डिफॉल्ट रिस्क आपके सर पे आ रहा है, तो क्रेडिट रिस्क आपके ओवरऑल रिस्क को डोमिनेट ना कर जाए, और हेजिंग रेशियो हेज आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट के दरमियान कंपैरेबल हो। यानी कि मुझे अगर फ्यूचर में $1,00,000 की पेमेंट करनी है, तो मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर $1,00,000 का ही करूंगा, मतलब क्वांटिटी हेज आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट की रिकंसाइल कर रही हो। अब हेज अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसके लिए हमारे पास दो तीन तरह के हेजेस हैं। वन इज फेयर वैल्यू हेज, सेकंड इज कैश फ्लो हेज, एंड द थर्ड वन इज हेज ऑफ अ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस। ये एरिया एग्जामिनर ने कभी पूछा नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं हमेशा क्यों लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसको पूछेगा, क्योंकि इस पे सवाल बनाया जा सकता है। आई डोंट नो एग्जामिनर ने क्यों नहीं पूछा अब तक, लेकिन ये एरिया मुझे पर्सनली लगता है कि इस पे एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। हम तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फेयर वैल्यू हेज की, फेयर वैल्यू हेज बहुत आसान है, फेयर वैल्यू हेज बहुत आसान है। फेयर वैल्यू हेज में आप हेज आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट दोनों को हर साल के आखिर में फेयर वैल्यू पे मेजर करते हो। सर हेज आइटम का मतलब है जिस चीज में रिस्क है, हेज इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप क्या एग्रीमेंट, क्या डेरिवेटिव लगा रहे हो। ये रिस्क एक्सपोजर है, ये रिस्क मिटिगेशन है। जिस चीज में, जिस ट्रांजिशन में, जिस एसेट में, जिस लायबिलिटी में रिस्क है, उसको हम हेज आइटम कहते हैं। उस रिस्क को काउंटर करने के लिए हम जो डेरिवेटिव या रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम हेज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फेयर वैल्यू हेज इज वेरी सिंपल। फेयर वैल्यू हेज के केस में हम हेज आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट दोनों को ही फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। फिर फेयर वैल्यू पे जब मेजर करेंगे हेज आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट को, 99% केसेस में ये फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है। अगर आपका हेज आइटम इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, अगर आपका हेज आइटम इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, तो सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में आप हेज आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू गेन और लॉस ओसीआई में लेकर जाओगे। बाकी सारे केसेस में आप हेज आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट का गेन और लॉस पीएनएल में लेकर जा रहे होगे। सिंपल। फेयर वैल्यू हेज में हेज आइटम को भी फेयर वैल्यू पे रखूंगा, हेज इंस्ट्रूमेंट को भी फेयर वैल्यू रखूंगा, उनके रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं, दोनों को फेयर वैल्यू पे रखेंगे। अगर हेज आइटम फेयर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो हेज आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट दोनों का फेयर वैल्यू गेन और लॉस ओसीआई में जाएगा। बाकी सारे हेज आइटम के केस में हेज आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड हो रहा होगा। कैश फ्लो हेज थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। कैश फ्लो हेज के केस में आप हेज आइटम को, जो आपकी कोई इन्वेंट्री हो सकती है, आपका कोई एसेट हो सकता है, आपकी कोई लायबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप हेज आइटम को रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ही रिकॉर्ड करते हो, रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ही मेजर करते हो। देखो फेयर वैल्यू हेज में ऐसा नहीं होता। फेयर वैल्यू हेज में हम हेज आइटम को भी फेयर वैल्यू पे मेजर कर देते हैं, हम हेज आइटम को भी फेयर वैल्यू पे मेजर कर देते हैं। लेकिन कैश फ्लो हेज के अंदर हम हेज आइटम को रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ही मेजर करते हैं। लेकिन हम हेज आइटम का फेयर वैल्यू गेन और लॉस सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। मैं रीमेजर करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हेज आइटम को रेलेवेंट स्टैंडर्ड के तहत ही अकाउंट फॉर करोगे, रेलेवेंट स्टैंडर्ड के तहत ही मेजर करोगे, फिर चाहे वो इन्वेंट्री हो, एसेट हो, लायबिलिटी हो, कुछ भी हो। सिर्फ फेयर वैल्यू का गेन और लॉस कैलकुलेट करोगे। क्यों कैलकुलेट करोगे बताता हूं। हेज इंस्ट्रूमेंट को आपने फेयर वैल्यू पे रखना है, और जब इस पे फेयर वैल्यू पे रखोगे तो यहां पर फेयर वैल्यू का गेन और लॉस आएगा। अब हेज इंस्ट्रूमेंट पे जो फेयर वैल्यू गेन और लॉस आएगा, वो आपने अफेक्टिव और इनअफेक्टिव पोर्शन में बाइफरकेट करना है। वो आपने अफेक्टिव और इनअफेक्टिव पोर्शन में बाइफरकेट करना है। कैसे? जितना फेयर वैल्यू का चेंज यहां आया है, उस हद तक हेज इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू का चेंज अफेक्टिव पोर्शन है, और हेज इंस्ट्रूमेंट पे फेयर वैल्यू का चेंज जो कि ओवर एंड अबव हेज आइटम है, वो इनअफेक्टिव पोर्शन है। यानी फॉर एग्जांपल, हेज इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू 100 रुपए बढ़ गई, हेज आइटम की फेयर वैल्यू 100 रुपए बढ़ गई, और हेज इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू 80 रुपए कम हो गई। मुझे बताओ ये अफेक्टिव कितना है, इनअफेक्टिव कितना है?
हेज आइटम की फेयर वैल्यू 100 से बढ़ गई, हेज इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू 80 से कम हो गई, कितना अफेक्टिव कितना इनअफेक्टिव? सर ये पूरा का पूरा अफेक्टिव पोर्शन है। क्यों? कि इसकी फेयर वैल्यू में जो चेंज आया है वो इसकी फेयर वैल्यू के चेंज से कम है, तो सारा का सारा अफेक्टिव पोर्शन। अगर ऐसा होता कि हेज आइटम की फेयर वैल्यू 100 रुपए बढ़ी होती और हेज इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू 110 रुपए कम हुई होती, तो अब मैं कहता कि 100 रुपए का चेंज अफेक्टिव पोर्शन है और 10 का चेंज इनअफेक्टिव पोर्शन है। तो हेज आइटम का फेयर वैल्यू का चेंज सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, मेजर इसको रेलेवेंट स्टैंडर्ड के तहत ही करेंगे। हेज इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू पे लाना है, फेयर वैल्यू के गेन और लॉस को अफेक्टिव एंड इनअफेक्टिव पोर्शन में तोड़ना है। जो भी हेज इंस्ट्रूमेंट पे फेयर वैल्यू का चेंज आया टू द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ हेज आइटम, वो अफेक्टिव पोर्शन है। टू द ओवर एंड अबव द चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ हेज आइटम इनअफेक्टिव पोर्शन है। इनअफेक्टिव पोर्शन स्ट्रेट पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा, अफेक्टिव पोर्शन ओसीआई में कैश फ्लो हेज रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। इनअफेक्टिव पोर्शन आपका स्ट्रेट पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, अफेक्टिव पोर्शन आपका कैश फ्लो हेज रिजर्व में रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब ये वाला जो मैं कह रहा था ना कि यार ये एरिया मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो आपके एग्जामिनर ने पूछा क्यों नहीं है, ये हेज ऑफ अ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, इसकी अकाउंटिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। इसकी अकाउंटिंग भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग करते हो। इसकी अकाउंटिंग भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग करते हो। देखो, हेज ऑफ अ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस, पहले तो ये वाली हेज अकाउंटिंग वहां अप्लाई हो रही होगी जहां आपने किसी फॉरेन ऑपरेशंस में इन्वेस्टमेंट की है, कोई फॉरेन सब्सिडी एक्वायर कर ली है, कोई फॉरेन ब्रांच ऑफिस वगैरह एक्वायर कर ली है। तो जब हम फॉरेन ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर फॉरेन करेंसी का रिस्क अराइज हो जाता है। वहां पर जब आप हेजिंग करते हो तो हेज ऑफ अ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्यों, कि कोई ये सवालों में डाला जा सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, हमने कंसोलिडेशन में पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई फॉरेन सब्सिडरी हो तो फॉरेन सब्सिडरी की आप सारी वर्किंग वैसे ही करते हो जैसे नॉर्मल सब्सिडरी की करते हो। एक काम आप एडिशनल ये करते हो कि फॉरेन सब्सिडरी के गुडविल और नेट एसेट्स के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस का एक रिजर्व कैलकुलेट करते हो। अगर आपने कोई फॉरेन सब्सिडरी एक्वायर कर रखी है तो आप फॉरेन सब्सिडरी के केस में बाकी सारा काम तो वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल सब्सिडरी में होता है, चेंजेस इन नेट एसेट्स, एनसीआई, गुडविल, सब कुछ। एक एडिशनल काम होता है फॉरेन सब्सिडरी में कि आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व कैलकुलेट करते हो नेट एसेट्स और गुडविल पे। अच्छा, फॉरेन एसेट के सॉरी फॉरेन सब्सिडरी के एसेट्स और गुडविल के ऊपर जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व आता है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सर इसको हम रिकॉर्ड करते हैं ओसीआई में। ये बात हमने कंसोलिडेशन में पढ़ी, ये बात हमने कंसोलिडेशन में पढ़ी। अब अगर मैंने एक फॉरेन सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया जिसका एक्सपोजर है 3 लाख दिरहम का, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टेटमेंट में ये मेरा हेज आइटम है, और हेज आइटम पे रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अप्लाई होगा। रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत इस सब्सिडी पे इस 3 लाख दिरहम के नेट एसेट्स के ऊपर जो फॉरेन करेंसी गेन और लॉस आएगा ये ओसीआई में फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। ये बात आप जानते हो, ये आपने कंसोलिडेशन में पढ़ी है। लेट्स से मैं इस 3 लाख दिरहम के एक्सपोजर के लिए कोई हेज आइटम लगा दूं, कोई डेरिवेटिव कर लूं, कोई हेज इंस्ट्रूमेंट लगा दूं, कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई फॉरेन करेंसी की बोरिंग्स वगैरह कर ली एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे अप्लाई करूंगा हेज ऑफ अ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन इफ्रिक 16, और इसकी अकाउंटिंग सेम वही है जैसे कैश फ्लो अकाउंटिंग की, कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग की। कैसे? इस हेज इंस्ट्रूमेंट पे जो गेन और लॉस आएगा ना, इसका अफेक्टिव इनफेक्टिव पोर्शन होगा, इसका इफेक्टिव इनफेक्टिव पोर्शन कैलकुलेट होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारी सब्सिडरी पे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व लेट से ये बन रहा है 5 लाख रुपए गेन। तो गेन कहां रिकॉर्ड किया? ओसीआई में। इस फॉरेन सब्सिडरी के फॉरेन करेंसी के एक्सपोजर के लिए तुमने एक डेरिवेटिव किया हुआ है या कोई बोरिंग वगैरह की हुई है। यहां तुम्हारा चेंज आया लेट से 6,10,000 का लॉस।
अफेक्टिव पोर्शन कितना होगा सर? इस चीज के लिए मैंने ये हेज लगाया था, अफेक्टिव पोर्शन हो जाएगा 5 लाख का लॉस, इनफेक्टिव पोर्शन हो जाएगा 1,10,000 का लॉस। इनफेक्टिव पोर्शन पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा, अफेक्टिव पोर्शन ओसीआई में रिकॉर्ड होगा, और ये ओसीआई अफेक्टिवली इसको नॉक ऑफ कर देगा। हेजिंग का पर्पस ही होता है ना कि फ्लक्चुएशंस को हम बैलेंस करें। तो जो 6,10,000 का यहाँ लॉस आया इस हेज इंस्ट्रूमेंट पे, उसमें से 5 लाख रुपए टू द एक्सटेंट ऑफ दिस गेन अफेक्टिव पोर्शन है, ये दोनों आपस में ओसीआई में नॉक ऑफ हो जाएंगे, मतलब शो करेंगे, लेकिन नेट इम्पैक्ट जीरो होगा। और ये जो 1,10 का इनफेक्टिव पोर्शन है ये आपका पीएनएल में चला जाएगा। और कल को ये सब्सिडी बेच दो, कल को ये सब्सिडी बेच दो, तो फिर तो ये वाला रिजर्व भी और ये वाला रिजर्व भी दोनों पीएनएल में रिसाइकल हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई फॉरेन सब्सिडी जिसपे ट्रांसलेशन रिजर्व हो वो बेच दे तो हम क्या करते हैं, इसके ट्रांसलेशन रिजर्व को पीएनएल में रिसाइकल कर देते हैं। तो ऐसी सब्सिडी के पीछे अगर आपने कोई हेज इंस्ट्रूमेंट लगाया है और सब्सिडी ही बेच दी, तो इसका जो हेज का गेन और लॉस होगा, जो ये अफेक्टिव पोर्शन होगा, ये भी पीएनएल में रिसाइकल हो जाएगा। क्या ये बातें समझ आ रही है? मैं सर लास्ट टॉपिक है हमारे पास डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। पहले मैं डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी कवर करवा देता हूं क्योंकि थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, इसके बाद मेरी एक और वर्कशॉप है। तो पहले मैं डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी पढ़ा देता हूं। देखिए डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर फॉरेन सब्सिडी की हेजिंग कर क्यों रहे हैं? भाई अगर मैं एक पाकिस्तानी कंपनी हूं और मैंने दुबई में एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सऊदीया में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यूएस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने तो वो इन्वेस्टमेंट एज ए बिजनेसमैन वहां बिजनेस के लिए की है, लेकिन चूंकि वो इन्वेस्टमेंट डिफरेंट करेंसी में है एज कम्पेयर टू माई फंक्शनल करेंसी, तो मेरे पे रिस्क तो ये है ना कि यार हो सकता है कि दुबई का बिजनेस तो ग्रो करे, लेकिन आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में इतना पैसा लेकर आ जाए कि दिरहम का एक्सचेंज रेट कम हो जाए, आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में इतने डॉलर लेकर आ जाए कि डॉलर का रेट कम हो गया, डॉलर का अगर रेट कम हो गया तो मेरी यूएस की इन्वेस्टमेंट में मुझे लॉस हो सकता है। तो मैं अपने बिजनेस तो मैं करूंगा, लेकिन मेरा जो एक फॉरेन करेंसी का रिस्क है वहां पर, कि यार ऐसा ना हो कि डॉलर नीचे आ जाए, ऐसा ना हो कि दिरहम नीचे आ जाए और मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसमें मुझे नुकसान हो जाए, मैं उस रिस्क को हेज करने के लिए उसकी हेजिंग कर रहा हूं, उसके लिए हेज इंस्ट्रूमेंट लगा रहा हूं। अच्छा जी, डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। फाइनेंशियल लायबिलिटी की डी रिकॉग्निशन में फाइनेंशियल एसेट की डी रिकॉग्निशन की तरह पेचीदगियां नहीं है। जब भी फाइनेंशियल लायबिलिटी के कैश फ्लोज कहां गया डिस्चार्ज होंगे, कैंसिल होंगे या एक्सपायर होंगे, आप अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। एक बात मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करते वक्त रीमेजर जरूर करते हैं, पहले उसे उस दिन की वैल्यू पे लेकर आते हैं और फिर डी रिकॉग्नाइज करते हैं। जो डी रिकॉग्निशन गेन लॉस होगा वो आपका पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा। डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी में एक इफ्रिक आपको कवर करवाया जाता है, दैट इज इफ्रिक 19। इफ्रिक 19 ये कहता है कि अगर हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी आ रही है और हम उसको सेटल करने के लिए पैसा ना दे, अपनी कंपनी के शेयर्स दे दें। अगर हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है जिसको सेटल करने के लिए हम पैसे नहीं दे रहे, हम अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, तो इफ्रिक 19 ट्रिगर होगा जिसका नाम है एक्सटिंग्विशिंग द फाइनेंशियल लायबिलिटीज विद द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हम अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को अपनी इक्विटी से सेटल कर रहे हैं। एक चीज समझना, अगर तुमने कोई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया हुआ है, अगर तुमने कोई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया हुआ है और फ्यूचर में वो कन्वर्ट होकर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां इफ्रिक 19 अप्लाई नहीं होगा। इफ्रिक 19 वहां अप्लाई होगा जो डे वन पे नॉर्मल लायबिलिटी थी, बाद में आपने सिचुएशन या हालात खराब होने की वजह से शेयर्स इशू करके उसको सेटल किया। अगर डे वन से कोई कन्वर्जन फीचर था तो ये तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसकी अकाउंटिंग हम पढ़ चुके हैं आई 32 के अंदर। इफ्रिक 19 उस लायबिलिटी पे अप्लाई होता है जो डे वन पे नॉर्मल लायबिलिटी थी, आगे जाकर आपके पास पैसे नहीं है या सामने वाला शेयर्स मांग लेता है और आप उसे शेयर्स इशू कर देते हो तो इफ्रिक 19 अप्लाई होगा। अब अगर मैं लायबिलिटी को सेटल करके शेयर्स इशू कर रहा हूं तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएंगे। तीन पॉसिबिलिटीज है यहां पर, तीन पॉसिबिलिटीज है यहां पर कि जो मैंने शेयर्स इशू किए उनकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल हो, जो मैंने शेयर्स इशू किए उनकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ना हो लेकिन मेरी फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी मेजरेबल हो, और तीसरा रेयर केस ये है कि जो मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं, जो मैं लायबिलिटी सेटल कर रहा हूं, दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो। तो पहली प्रायोरिटी कि हम जो शेयर्स इशू कर रहे हैं उनकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है,
तो हमने जो शेयर्स इशू किए इसको हम फेयर वैल्यू पे क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी की जो भी वैल्यू थी वो डेबिट हो जाएगी, गेन और लॉस जो भी आएगा वो पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर हम लायबिलिटी को सेटल करने के लिए शेयर्स इशू कर रहे हैं और हमें शेयर्स की फेयर वैल्यू मालूम है, तो लायबिलिटी को कैरिंग वैल्यू से डेबिट करूंगा, शेयर्स को फेयर वैल्यू पे क्रेडिट करूंगा, जो भी गेन और लॉस आएगा वो पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा। इन केस कि जो मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू ना अवेलेबल हो, लेकिन जो मैं लायबिलिटी सेटल कर रहा हूं उसकी कैरिंग वैल्यू की बात नहीं कर रहा, उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल हो, उसकी फेयर वैल्यू मेजरेबल हो, तो तुम जो शेयर्स इशू करोगे उसे लायबिलिटी की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दोगे। तुम जो शेयर्स इशू करोगे उससे अपनी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दोगे। फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट तो शेयर्स ही करोगे, लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू डेबिट करोगे, जो गेन और लॉस आएगा वो पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, जब मैं कहता हूं ना शेयर कैपिटल इक्विटी में रिकॉर्ड करोगे, तो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में दोनों की बात कर रहा हूं। पार वैल्यू तक शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, पार वैल्यू से ओवर एंड अबव शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, क्या वैल्यू वगैरह बन रही है। तो मैं इक्विटी क्रेडिट करने का मतलब है कि शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम ये सब इक्विटी है। इन केस कि जो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं उनकी फेयर वैल्यू भी नहीं पता, जो हम लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं उनकी फेयर वैल्यू भी नहीं पता, तो फिर इस केस में हम शेयर्स को कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, यानी लायबिलिटी की जो भी कैरिंग वैल्यू है वो डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। यहां पर आपके पास कोई गेन और लॉस आएगा ही नहीं, यहां पर आपके पास कोई गेन और लॉस आएगा ही नहीं, क्योंकि जितने से आप लायबिलिटी डेबिट कर रहे हो उतने से ही इक्विटी शेयर शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम टोटल क्रेडिट कर रहे होगे। सर सेकंड ऑप्शन में गेन और लॉस आएगा? यस, सेकंड ऑप्शन में गेन और लॉस आएगा। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी जो डी रिकॉग्नाइज हो रही है वो कैरिंग वैल्यू से डी रिकॉग्नाइज हो रही है, लेकिन जो शेयर्स क्रेडिट हो रहे हैं वो शेयर्स लायबिलिटी की फेयर वैल्यू पे क्रेडिट हो रहे हैं। तो यहां पर गेन और लॉस आएगा, यहां पर गेन और लॉस आएगा, यहां गेन और लॉस नहीं आएगा, इस केस में गेन और लॉस नहीं आएगा। क्लियर है ये बात है? अच्छा जी, लास्ट चीज हमारी आईएफआरएस 9 में वो है डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एक कॉम्प्लेक्स एरिया, एक लेंथी एरिया है, लेकिन हम देखेंगे लिमिटेड टाइम में हम कितना कवर कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें तो मैंने आपको पहले ही बताई है कि जब आप फाइनेंशियल एसेट को डी रिकॉग्नाइज करो, पहले उसे रीमेजर करोगे एज पर द क्लासिफिकेशन मॉडल। पहले तो उसे रीमेजर करोगे एज पर द क्लासिफिकेशन मॉडल। अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू पे लाओगे, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है तो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे लाओगे, और ट्रीटमेंट वो होगी जो हमने क्लासिफिकेशन मॉडल में पढ़ी है। फिर आप इसे डी रिकॉग्नाइज करोगे। डी रिकॉग्निशन के वक्त अगर कोई गेन और लॉस आता है ये आपका पीएनएल में जाएगा। डी रिकॉग्निशन के वक्त अगर कोई गेन और लॉस आता है ये आपका पीएनएल में जा रहा होगा। अब यहां पर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो कि कवर करवाई जाती है? सर एक है फैक्टरिंग अरेंजमेंट। फैक्टरिंग अरेंजमेंट का मतलब है आप राइट टू कंसीडरेशन किसी को बेच रहे हो, आप राइट टू कंसीडरेशन किसी को बेच रहे हो, आपका कोई रिसीवेबल है वो आपने किसी को बेच दिया। दो तरह के फैक्टरिंग अरेंजमेंट होते हैं, एक होता है फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, एक होता है फैक्टरिंग विथ रिकोर्स। फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स का मतलब है कि ये रिसीवेबल जो आपने बेचा ये अब आपकी जिंदगी से चला गया, इसको 3 तलाकें हो गई, अब ये वापस नहीं आ सकता। यानी कि फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स में आप 100% रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देते हो, आप 100% रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देते हो, आप सामने वाले को कोई गारंटी नहीं देते कि भाई ये पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं सामने वाले को रिसीवेबल दूंगा, उससे पैसा लूंगा, कहानी खत्म। फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स के केस में हम अपने एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, जो पैसा मिला वो डेबिट हो जाएगा, जो भी डिफरेंशियल या फैक्टरिंग फी होगी वो पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगी। In such case, the entity has transferred the risk and reward of the ownership, and therefore the entity shall derecognize the receivable against the consideration received with any gain or loss in P&L. फैक्टरिंग विद रिकॉर्ड्स का मतलब है कि आप एक रिसीवेबल बेच तो रहे हो लेकिन बल्ली अभी भी आपकी है, आपने परमानेंटली तलाक नहीं दी बल्कि अपनी बेगम को सिर्फ मायके भेजा है। तो इस केस में क्या होगा? सर इस केस में जो हमें पैसे मिलेंगे उसको हम एसेट की डी रिकॉग्निशन के अगेंस्ट नहीं, बल्कि जो हमें पैसे मिलेंगे हम इसको एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, हम उसको एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी मैंने एसेट बेचा है लेकिन डिफॉल्ट रिस्क नहीं बेचा, रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं बेचा, तो मैं कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट कर दूंगा, अपने अंडरलाइंग एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा कल। और अच्छा, जब अंडरलाइंग लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा तो अब यहां पर फैक्टरिंग फी नहीं होगी, यहां पर आपके पास इंटरेस्ट होगा, जितना भी उसका टेन्योर है उस हिसाब से आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे, और जब रिकवरी हो जाए उन रिसीवेबल से तो फिर आपकी लायबिलिटी और एसेट आपस में नॉक ऑफ हो जाएंगे।
डे वन पे जब आपको पैसे मिलेंगे कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इस लायबिलिटी पे ओवर द पीरियड इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे, और जब फाइनली कैश फ्लो रिसीव वगैरह हो जाएंगे तब आप एसेट को डी रिकॉग्नाइज करके लायबिलिटी को उससे सेटल या नॉक ऑफ कर दीजिएगा। इसी तरीके से रिपर्चेस एग्रीमेंट। रिपर्चेस एग्रीमेंट क्या है सर, कि आपने कोई एसेट बेचा। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा कि सर फैक्टरिंग का मतलब, फैक्टरिंग बेसिकली एक कमर्शियल टर्म है, इसके लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिसीवल। मतलब फैक्टरिंग एक कमर्शियल टर्म है कि फैक्टरिंग करवा ली, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिसीवल करवा लिया, या देसी अल्फाजों में रिसीवल बेच दिया, रिसीवल सेल कर दिया। दूसरा सिनेरियो हमारे पास रिपर्चेस एग्रीमेंट। रिपर्चेस एग्रीमेंट का मतलब है कि हम एक एसेट बेच रहे हैं और एक कॉन्ट्रा एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम उस एसेट को दोबारा से फ्यूचर में रिपर्चेस कर सकते हैं, हम दोबारा से उस एसेट को फ्यूचर में रिपर्चेस कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप एक एसेट किसी को बेच रहे हो विद इन एग्रीमेंट कि आप उसे फ्यूचर में रिपर्चेस कर लोगे, तो आपने ये देखना होगा कि क्या रिपर्चेस प्राइस फिक्स्ड है या रिपर्चेस प्राइस रिपर्चेस डेट की मार्केट प्राइस के हिसाब से होगी। भाई अगर मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेच रहा हूं और फिक्स कर लूं कि मैं फ्यूचर में इतने का खरीदूंगा, तो इसका मतलब है मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, मैं इसे फिक्स प्राइस पे बाय करूंगा। तो अफेक्टिवली मैंने आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर किया ही नहीं। यहां पर हम अपना एसिड डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और जो पैसा रिसीव हुआ उसके अगेंस्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर मैं कोई एसेट बेच रहा हूं आपको, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेच रहा हूं और आज ही एग्री कर रहा हूं कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिक्स प्राइस पे आपको बाय कर लूंगा, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस कम या ज्यादा हो, मैंने तो फिक्स प्राइस पे बाय करना है, तो मैंने तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं किया। तो ये इस सिनेरियो में मैं अपने एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, बल्कि जो पैसा आया उसे मैं एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। और अगर मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं और ये कह रहा हूं कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 महीने बाद रिपर्चेस करूंगा लेकिन मार्केट प्राइस पे, तो अब अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होगी तो मैं महंगा खरीदूंगा, आपको फायदा होगा। अगर मार्केट प्राइस कम होगी तो मैं सस्ता खरीदूंगा, आपको नुकसान होगा। तो यानी कि मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए। यहां पर हम एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, जो भी पैसे आए बाकी गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एरिया का। जो मोटी मोटी मेजर चीजें थी उन सारी चीजों को हमने कॉन्सेप्चुअली रिवाइज किया। यस, छोटी छोटी बारीकियां हैं कुछ जगहों पर जो कि मैं इस लिमिटेड सेशन के अंदर, इस लिमिटेड टाइम के अंदर कवर नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल आई होप कि ये सेशन हमारे लिए फ्रूटफुल रहा होगा। इफ यू वांट कि मैं कोई और स्टैंडर्ड की इस तरह से कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को क्विकली रिवाइज करवाऊं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे नोटिफाई कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह कल या परसों एक तीसरा सेशन भी अरेंज कर लेंगे। आज की अपनी इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।